वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोग का? सब ठीक हो? जरा साउंड वगैरह देख लीजिएगा, पीछे वॉल्यूम ठीक जा रहा है, आवाज ठीक जा रही है कि नहीं। अच्छा, आप लोग का साइंस टेक हो गया अभी और मॉडर्न हिस्ट्री भी हो गया। मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब है कि बच्चे अब मेच्योर हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं। उन्होंने पढ़ना सीख लिया है, लिखना सीख लिया है, आंसर राइटिंग बहुत कर लिया है, कई टेस्ट दे चुके हैं। यही ना मतलब, यही हुआ ना। एकदम फ्रेशर नहीं कहेंगे ना। 2 सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब है कि आपने बहुत सारा आंसर राइटिंग किया होगा, बहुत सारा कॉपी जमा किया होगा, टेस्ट दिया होगा, रिजल्ट्स आए होंगे और आपको पता चल गया होगा। समझ गए? बोलने की जरूरत नहीं है, समझदार हो गए हो। मतलब आपका अभी तक का लेवल क्या है आपको ठीक से पता है। कितने मार्क्स आते थे? सारे? अच्छा, कितने में? 15 में? 15 में 7.5? टेस्ट में भी? टेस्ट में कितना परसेंट आया? कम आया? कोई बात नहीं। चलिए, हर शिक्षक आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, सभी लोग। और इतिहास वाले सर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, पांडे सर से सीखा, मैं भी कुछ सिखाऊंगा। आपकी तो आ गई। सोचो, मेरे पास माइक है, वो आपके पास नहीं गई आवाज। अब बिना माइक का उनकी आवाज मेरे तक आ गई। कमाल है ना। ये सब आवाज आवाज में फर्क होता है। तो आईपीएस बनोगे तो ऐसी जोर से बोलना, सब सिपाही लोग सुनेगा। ठीक, चलिए खैर, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस पे आते हैं। और हम लोग का जो पाठ्यक्रम है उसे मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत का भूगोल और जुड़ी हुई चीजें जो आसपास की। तो चलिए, पहले फर्स्ट पेपर में सिलेबस क्या है उस पर डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग बात धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। रोज रिवाइज करते हो जो पढ़ाया जाता है, 2 से 3 बार। रोज 1 बार लिखते हो। मेरी क्लास में 3 बार रोज पढ़ना पड़ेगा घर में, और 1 बार कम से कम लिखना पड़ेगा। और गलती से कोई दोस्त आ गया मिलने तो उसको बोलकर सुना भी देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने 1 बार रिवाइज किया होगा तो क्या विषय याद हो गया? नहीं होगा, कदापि नहीं। किसी का नहीं हुआ, हम लोग का भी नहीं हुआ था। जब तक 3 बार ढंग से रीडिंग नहीं हो, 1 बार बोल नहीं लो, 1 बार लिख नहीं लो, तब तक 50-60% भी याद नहीं होगा। इतना करोगे तो 50-60% याद रहेगा। और यदि कोई आंसर राइटिंग आपको दिया जाता है, बस आपसे बात कर रहा हूं ताकि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। जब आंसर राइटिंग करने दिया जाता है, जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया गया, आपने घर में लिखा, हम लोग आंसर क्वेश्चन पर डे देते ही हैं लगभग, और मैं क्लास में भी क्वेश्चन लिखवाता हूं, सब शिक्षक लिखवाते हैं ताकि आप घर में प्रैक्टिस करें। तो मैं भी काफी क्वेश्चन देता हूं टॉपिक से। तो आप जब उसका आंसर लिखते हो तो चैप्टर पढ़ा क्लास में, फिर घर में जाकर पढ़ा, फिर आंसर लिखना शुरू किया, तो एक आंसर कितनी बार में कंप्लीट हो जाता है? 1 बार में हो जाता है। क्या करते हो आप लोग? सामने वाले बच्चे, आप बताइए बच्चे। 1 बार में हो जाता है। 1 बार में हो जाता है, फिर आप उसको पढ़ते हो खुद, तो क्या लगता है कि आपने अपना द बेस्ट दे दिया या और सुधार होना चाहिए था? तो क्या करते हो? उसको जमा कर देते हो सीधे? क्या करते हो फिर? दूसरी बार लिखते हैं। यस, बहुत अच्छा। आप जब किसी आंसर को लिखते हो और आप खुद उसे पढ़ते हो, पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि कमी रह गई, क्योंकि हम खुद अपनी कमियों को समझ सकते हैं, और पढ़ा हुआ चैप्टर क्यों नहीं समझेंगे? एकदम से समझेंगे। पढ़ा हुआ चैप्टर हम तुरंत समझ लेंगे। गलती नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं लिखा, सेंटेंस ठीक बना या नहीं, वाक्य सही बना या नहीं, 2 चीजें तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो पूरी बात समझ में आ रही है या नहीं, वाक्य संतुलित है या नहीं, सही जगह शुरुआत सही जगह फिनिश हुआ है कि नहीं, कुछ गलत चीजें तो नहीं लिख दी। 2 हम चेक कर सकते हैं। क्या छूटा, ये समस्या नहीं है। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं और सब कुछ नहीं लिख सकते। एक आंसर में सभी जानकारियां नहीं डाली जा सकती, लेकिन जो पूछा गया है उसका उत्तर यदि आपने देकर सेटिस्फाई कर दिया सामने वाले को, यही अच्छा आंसर कहलाता है। तो क्या छूट जाए उस पर चिंता नहीं करना, यह देखना कि जो पूछा गया हम उसको उसके साथ न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं, हमने जो लिखा उसे समझा दिया या नहीं, और कुछ गलत तो नहीं लिखा। जब आप आंसर लिखते हो तो तब तक दोबारा, तिबारा, तीसरी बार भी लिखिए जब तक आपको लगता है कि आप अपने स्तर पर ही संशोधन कर सकते हो। जब आपको लगे कि अब इससे बेहतर आपसे नहीं होगा, आपने द बेस्ट लिखा अब तक की जानकारी के हिसाब से, तब उसे एक्सपर्ट के पास दीजिए चेक करने के लिए। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 1 बार लिखा
समझ में आया कमियां हैं, फिर भी उसे जमा कर देते हैं। बोलो करते हो नहीं करते हो? सीधे करते हो। तब वहां पर जो कमेंट आएंगे वो कमेंट वही होंगे जो आप खुद भी सुधार सकते थे। मेरी बात समझिए, ये लाइफ का गेम है, ये कोई कोचिंग या साधारण सा ये फाइट नहीं है, ये आपकी जिंदगी की लड़ाई है। इस लड़ाई को बहुत हल्के मन से ही और अच्छे मन से ही, लेकिन बहुत गंभीरता से लड़ने की जरूरत है। जिस कमी को हम खुद दूर कर सकते हैं, उन कमियों को हम दूसरे पर ना छोड़ें। हम जब अपनी कमियों को दूर करके किसी उत्तर को लिख करके जमा करेंगे, तब वह वहां जांचने वाला आपको ऐसे सलाह देगा जो अपर लेवल का होगा। नहीं तो क्या कहेगा, भूमिका ठीक नहीं है, निष्कर्ष लिखें, डायग्राम का प्रयोग करें, वाक्य में अस्पष्टता लाएं, सारगर्भित लिखें। समझ रहे हो? हम जब अपनी पूरी तैयारी से जाएंगे तो अब जो सलाह देंगे वह सलाह थोड़ा यूनिक होगा, वो हमें फायदा पहुंचाएगा। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हो, तैयार होते हो, तो आईने के सामने पता नहीं कितनी बार देखते होगे खुद को, और जाते जाते भी एक बार देख लेते होगे, है ना? अगर कार में बैठे हो तो कार का शीशा, समझ रहे हो, उतरते उतरते भी, और नारी सशक्तिकरण है तो उतरते उतरते भी लिपस्टिक, हेयर, वो सब चीजें, है ना? मतलब क्या है? मतलब यह है बच्चों, हम लोग भी देखते हैं, सब लोग देखता है। मतलब यह है कि एक पार्टी में जाने के पहले हम अपने आप को कितनी बार देखते हैं। नहीं भी देखें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई किसी को ज्यादा नोटिस नहीं करता, जो आपको जानता वही आपको नोटिस करता है। कोई किसी को आपको समय सब चला गया उससे पुराना, सबके पास बहुत कुछ है ना। पार्टी शार्टी में जाने वाले लोग पहले कुछ लोग दिखते थे यूनिक, अब सब लोग यूनिक ही दिखते हैं। एक पार्टी में जाने के लिए आप इतनी बार खुद को देखते हो, उससे जिंदगी नहीं बनने वाली। लेकिन एक आंसर राइटिंग के बाद उस आंसर को बार बार नहीं पढ़ते हो, इससे हमारी जिंदगी बनने वाली है। तो बस थोड़ा सा गंभीरता विषय को लेकर, बाकी कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अभियान। हाँ, एक अनाउंसमेंट है, कल से आपकी क्लास जो है 5:45 से होगी, 5:45 से, 6:30 से नहीं, 5:45 से, 5:45 से ही बैच। इस बैच का समय 5:45। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। 5:45 दिक्कत है नहीं, अब कुछ लोग को दिक्कत है, गंभीर दिक्कत है, अरे 6 बजे कर लीजिए, कोई बात नहीं। 5:45 की सूचना है, एक काम करते हैं, कल आते हैं 5:45 में। दिक्कत होगी तो 6 बजे, फिर मेरी तरफ से मैं बात कर लूंगा। प्रबंधन की सूचना 5:45, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाना तो मुझे ही है, मैं तो 6:30 में भी पढ़ाने को तैयार हूं। कल 5:45 अगर लगेगा तो हम 6 बजे कर लेंगे, जहां किसी को दिक्कत रहेगी बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। अब इस पर चर्चा छोड़ते हैं, टाइम पे आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा काम करना है। देखिए, जीएस का जो प्रथम पत्र है, इसमें भूगोल का पाठ्यक्रम है ना, और हम इसी में से आपको पढ़ाएंगे। प्रथम पत्र में एक तो है इतिहास, जिसका कुछ पाठ आपने पढ़ा। दूसरा क्या है, फर्स्ट पेपर में कौन कौन सा पाठ्यक्रम है, मुझे पता है, आपसे पूछ रहा हूं। इतिहास के बाद क्या है बच्चा? सामाजिक मुद्दे, एकदम सही, सामाजिक मुद्दे और भूगोल। आर्ट एंड कला इतिहास के साथ ही सब कुछ अपना हिस्ट्री में सब समाहित हो गया। 3 टॉपिक है, इतिहास, कला, सामाजिक मुद्दे, भूगोल। ठीक, इस भूगोल में 3 पार्ट है सिलेबस में। एक है विश्व का भूगोल, उसी के साथ विश्व भारत का भूगोल करके दिया हुआ है सिलेबस, भारत का भूगोल, और एक है आर्थिक भूगोल। 3 पक्ष है। सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है और सिलेबस हमेशा याद रखना है। पाठ्यक्रम याद है मतलब आप अपने राह को पहचान रहे हैं, ठीक है ना, और सिलेबस के अंदर जो जो पॉइंट्स है वो भी ध्यान में रखना है। खैर, आप मुझे बताएं 20 क्वेश्चंस में से कितने प्रश्न भूगोल से आते हैं? इतिहास से कितने आते हैं? 4, 5, कभी कभी 6। ठीक, भूगोल से 9 प्रश्न, 9 प्रश्न कम से कम, कभी कभी 10 भी। देखा है सिलेबस, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2013 से प्रश्न पढ़ा हुआ है, अभी मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूं इस साल के मेंस का, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और 2013 से जब न्यू सिलेबस आया तब से भूगोल का पाठ्यक्रम या भूगोल का जो क्वेश्चन उसको भी देखिए, है ना। करीब 9 प्रश्न यहां से, बाकी दोनों मिलाकर के 11 प्रश्न। मतलब फर्स्ट पेपर में भूगोल का वेटेज अधिक है। और शायद आपको पता होगा कि फर्स्ट पेपर में मार्क्स लोगों के थोड़े कम आते हैं, पता है, क्योंकि भूगोल लोगों का कमजोर है। यस, और इतिहास और सामाजिक मुद्दे भी आप गारंटी से नहीं कह सकते हो कि मुझे इतने अंक आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो तरीका है थोड़ा अलग होता है। इतिहास से फिर भी थोड़ा मतलब फिक्स है कुछ, लेकिन सोशल इश्यूज के क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें जांचने वाले के विचार वैरी कर सकते हैं। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉकडाउन का पारिवारिक जीवन पर या वर्क फ्रॉम होम का पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। सोचते रहिए, अच्छा प्रभाव, बुरा प्रभाव। तो ऐसे प्रश्नों में एक्यूरेसी के साथ क्या आंसर होगा थोड़ा मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है। अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के क्वेश्चन में विचारों का कोई महत्व नहीं है। जो है वो है। अगर आपको आता है तो आप लिख दोगे, नहीं आता है तो आप नहीं लिखोगे, आधा अधूरा आता है तो गलत सलत लिखोगे। एक भी लाइन गलत लिख दिया नंबर 0 आते हैं। यूपीएससी किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपने कॉन्सेप्चुअली गलती कर दी या कोई फैक्ट खतरनाक तरीके से गलत लिख दिया जिसकी जरूरत थी बहुत ज्यादा या जिसके आधार पर डिस्कशन करना है, तो मार्क्स आपके नहीं मिलेंगे। तो सही लिखोगे तो मैथ्स की तरह मार्क्स है,
गलत दिखेंगे तो कॉन्सेप्ट किसी भी कह सकते हो प्रश्न का गलत होगा तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो यूपीएससी कई क्वेश्चन में 0 मार्क्स देता है, लोग समझते हैं कम मार्क्स, नहीं, कुछ क्वेश्चन में आपके अच्छे मार्क्स मिल गए, कुछ में 0 मिल गए, तो मेंस का मार्क्स बहुत कम हो जाता है, वह बर्दाश्त नहीं करता गलतियों को। अच्छा, कितना जीएस का मार्क्स आ रहा है मैक्सिमम, आइडिया होगा कितने परसेंट? 40, 45, 50%, है ना। साइकोलॉजी समझो आप, 10 में से 4 अंक लाना है, 4.5 अंक लाना है, 7.5 तो बहुत हो गया, तो टॉपर भी नहीं ला पाया अभी तक, है ना। अगर ईमानदारी से 10 में 4, 4.5 मिल गया तो आप ऑल इंडिया रैंक के साथ, सम्मान के साथ, समझ रहे हैं, सफल हो जाएंगे। मतलब जब लाइफ में मैं ही बात सोचता हूँ, बोलता भी हर वैसे बोलता हूँ कि जिंदगी में जब भी आपने 40-45% मार्क्स लाया था तो ना तो घर में मिठाइयां बटी होंगी, ना पिताजी एकदम सीना टाइट करके बोलते हुए मेरा बच्चा बहुत होनहार है, 45% मार्क्स लाया 10th में, कभी बोला? 5 दिन बात नहीं करते होंगे, और डर से 1 महीना पॉकेट मनी नहीं मांगा होगा, है ना। यूपीएससी में 40-45 लाओगे ना, क्रांति हो जाएगी, आप यही समझिए। यहाँ 45% मार्क्स लाने का मतलब क्रांति, 50 मतलब टॉप 1, टॉप रैंक। और 10 में से 5 अंक लाना, आप मत सोचो यूपीएससी की बात है, आप सोचो 10 में से 4, 4.5, 5 अंक लाना क्या इतना मुश्किल है? क्या आप किसी टॉपिक को इतना खराब जानते हैं कि 10 में 4, 4.5 भी नहीं मिलेगा? इसका मतलब लोग पढ़ते नहीं है, इसका मतलब पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है, या एग्जाम तक जाते जाते हो कंफ्यूज है। तो पहले अगर मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, रोज 3-4 बार एक टॉपिक को पढ़ोगे आप, कंफ्यूजन नहीं होगा। और यूपीएससी कभी भी बहुत खतरनाक प्रश्न नहीं पूछती, कभी नहीं पूछता है। आप देखें क्वेश्चन में लेके आया हूं, वह प्रश्न ऐसा पूछता है जो पाठ्यक्रम के साथ मैच कर रहा है। कुछ तो सीधे सीधे सिलेबस से होते हैं और कुछ आपके पढ़े हुए चीजों के अप्लाइड पोर्शन से होते हैं कि आपके पास एप्लीकेशंस कितने हैं, आप सोच कितना अच्छे से रहे हो, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब आपकी लड़ाई बहुत कयामत करने की नहीं है, आपकी लड़ाई 10 में से 5 अंक लाने की है। और जो बच्चा 7.5 ला रहा है यहाँ, वहां 5 क्यों नहीं लाएगा? बस उसे बनाए रखना है, ठीक है ना। चलिए, भूगोल का सिलेबस पहले हम आते हैं इस पे, और फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे मेंस का इस साल का, और देखेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या है। बिना ज्योग्राफी पढ़ाए क्वेश्चन पे ही आऊंगा पहले दिन ही, ठीक है ना, ताकि आप समझिए कि आपकी लड़ाई, आपकी तैयारी किस स्तर की होनी चाहिए। देखिए भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, पहले इसको देखते हैं और हमारा पोर्शन क्या होगा। भूगोल में 3 पार्ट में मैं बांट दे रहा हूं, विश्व का भौतिक भूगोल, और इसमें आप पढ़ेंगे भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल इत्यादि, ये अलग से पूरा पढ़ाया जाएगा आपको, विश्व का भूगोल। दूसरा, भारत का भौतिक भूगोल, इसमें हम भारत का भूगर्भिक संरचना वगैरह पढ़ेंगे, इसलिए बस लिखूंगा इसका आगे। फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे, भारत की जलवायु पढ़ेंगे, नदियां वगैरह पढ़ेंगे, मिट्टी पढ़ेंगे, वनस्पति पढ़ेंगे, इस तरह का टॉपिक। तीसरा पक्ष सिलेबस का आप देखेंगे, विश्व और भारत का संदर्भ दिया हुआ है तो भारत लिख ही देते हैं। विश्व एवं भारत का आर्थिक भूगोल, आर्थिक मानव भूगोल मेंशन किया हुआ है। इसमें से जो जनजाति जनसंख्या जैसे सेक्शन है वह सब अब आ गया सोशल इश्यूज का पार्ट हो गया। तो सोशल इश्यूज के टीचर्स आपको जनजातीय समस्या उससे पढ़ाते हैं, उसका पॉपुलेशन उसके साथ अपने आप हो जाता है। जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या नीति, लिंगानुपात, महिला सशक्तिकरण, लिंग भेद, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। ये 3 पक्ष है सिलेबस के, इसमें हम आपको ये दोनों पक्ष पढ़ाएंगे, विश्व का भूगोल आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो भारत का भूगोल और विश्व एवं भारत का आर्थिक पक्ष वाला हिस्सा मैं आपको पढ़ाऊंगा, ओके। 3 पार्ट में है। अब आइए भारत के भूगोल का सिलेबस क्या क्या है, पहले पाठ्यक्रम को ही समझते हैं। या मैं थोड़ा सा विश्व का भूगोल, इसमें जैसे हमने कहा भूआकृति, जलवायु, समुद्र विज्ञान, जैव, इसी में मिट्टी पढ़ा जाता है, वनस्पति पढ़ा जाता है, विश्व की वनस्पति, विश्व की मिट्टियां, ये सब यहां पढ़ी जाती है। एक पोर्शन हो गया। हम यहां से भी कुछ बेसिक चीजें आपको समझाएंगे, कुछ फाउंडेशन की क्लास लेंगे, बेसिक्स की क्लास लेंगे, 2-3 क्लासेस होंगी जिसमें हम पूरा भूगोल का बेसिक्स आपको क्लियर करेंगे, जो जो जरूरत है पढ़ने में, ठीक है। यहां से हमारा रोल शुरू हो रहा है एग्जैक्टली, ये हमारी जिम्मेवारी के साथ। ये फिर हम लोग अलग से पढ़ाएंगे विश्व का भूगोल, अभी हम भारत के भूगोल से शुरू करेंगे आपका, और इसके साथ भारत विश्व का जो आर्थिक पक्ष है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं मेन सिलेबस पे चलता हूं, इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, फिर आगे बात करते हैं। कितने लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है पहले भूगोल का? बहुत सारे लोग हैं। इतिहास का एनसीईआरटी कितने लोगों ने पढ़ा है? लगभग वही रेशियो है, थोड़ा ज्यादा है, 5-6 लोग, ठीक है। अब देखिए, अगर एनसीईआरटी पहले नहीं पढ़ा है तो अभी नहीं पढ़ना है, पहले पढ़कर आना होता है। तो अब हमारी क्लास के अलावा एनसीईआरटी भी खोल लेंगे तो आप उलझ जाएंगे, क्लास प्रोग्राम ही काफी होगा। इसके साथ हम लोग की जो किताब है दृष्टि की, उसे भी पढ़ना है ना, तो भी तो एक बुक ही है आपका। तो क्लास नोट्स, क्लास प्रोग्राम के साथ आप दृष्टि की किताब पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, जैसे जो चैप्टर पढ़ाया 2-3 पेज उसे पढ़ लीजिए घर में जाकर के, 2 पेज ही मिलेगा, 2 पेज 3 पेज, समझ रहे हैं। क्लास में थोड़ा ज्यादा होगा, घर में जाएंगे 2 पेज किताब से पढ़ लिया। एटलस देखना है, बताऊंगा कैसे देखना है, तीसरा काम हुआ है।
किसी अन्य बुक में उलझने की बजाय इतना संभालना है आपको, इसी को 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार पढ़ सके। और इसके अलावा आप करंट से जुड़े रहिए, कोई घटना कहीं घटित होती है उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं बनवाऊंगा ना, उस समय ठीक करवा दूंगा, हो जाएगा, बन जाएगा, सब बन जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं भारत का भूगोल का पोर्शन। पहले आज ही मैं बना दूंगा, आज ही शुरुआत हो जाएगी आपकी मैप की। इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे और आप इससे जुड़ी जो सूचनाएं आप इकट्ठा मिल जाए ऐड कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। एक तो चलिए भारत का परिचय होना चाहिए, ये होगा समान बेसिक बात है। भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें चट्टान की संरचना के बारे में बात की जाती है। भारत का भौतिक विभाजन, जैसे हिमालय, मध्यवर्ती मैदान, पठार, तटीय मैदान, आइसलैंड वगैरह सबके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। यहां से क्वेश्चंस पीटी में, मेंस में सब जगह आते हैं। इसके बाद का टॉपिक होगा हमारा भारत की जलवायु। भारत की जलवायु में जितने पक्ष हो सकते हैं सभी पक्ष, मानसून हो, जलवायु की विशेषता हो, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हो, उष्ण चक्रवात, भारत वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, अलीना लानीना और जितनी भी नई अवधारणाएं हैं मानसून या जलवायु को लेकर, जो भी लेटेस्ट काम हुआ है विश्व में, सब टर्मिनोलॉजी के साथ, मानसून का आकलन, पूर्वानुमान, जैसे मौसम विभाग के अध्यक्ष महापात्रा जी बोल रहे थे कि हम फिर फेल कर गए मानसून को समझने में। इस बार मानसून की भविष्यवाणी सही नहीं हुई, कोई आकलन सही नहीं हुआ, 24 घंटा पहले का आकलन गलत हो जा रहा है। समझ रहे हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड है मानसून कि मौसम विभाग भी इसकी भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं हो पाता। कई बार सही हो जाता है, कई बार सही नहीं होता। क्या कारण है, सब विश्लेषण करेंगे। और क्या मॉडल है हमारा मानसून के आकलन का, डायनेमिक मॉडल है, 3 डायमेंशनल मॉडल है, उससे बात करेंगे। मतलब जलवायु लिखिए, मतलब जलवायु सिंपल नहीं, इसमें जितने ऑपरेशन हो सकते हैं सब कुछ पढ़ेंगे। और तरीका भी यही है टॉपिक पढ़ने का, टॉपिक उठाइए और देखिए उसके कितने डायमेंशन हो सकते हैं, उसके हर डायमेंशन को कवर कर लीजिए कि जो प्रश्न पूछेगा आपके पास जवाब होगा। प्रश्न के अनुरूप तैयारी नहीं करना चाहिए, प्रश्न देखते रहना है, टॉपिक के डायमेंशंस को निकालिए, कितना पक्ष हो सकता है। जैसे पूछ दिया कि भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रवृत्तियों पर सांस्कृतिक कारकों के प्रभावों को समझाएं, ये क्या डायमेंशन था, कोई किताब में रखा हुआ है, कहीं मिलेगा नहीं आपको। मतलब मानवीय गतिविधियां जो सांस्कृतिक कारक है, हम वन विनाश कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, कारखाने हैं, बहुत सारा शहरीकरण हो रहा है, ये सब कैसे मानसून के नेचर को प्रभावित कर रहा है, अगर कुछ समझ में है तो लिखिए। कोई डेटा तो है नहीं इसका, कोई डेटा नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, अर्थात आप अपनी समझ से लिखिए कि ये सब कारक कैसे मानसून को प्रभावित कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय की हिमनद के पिघलने का क्या प्रभाव होगा, सब डेटा हुआ प्रश्न नहीं है। ये समझ पर आधारित जलवायु परिवर्तन पढ़ते हो, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हो, तो कई सवाल यूपीएससी ऐसा पूछ रहा है जिसका एकदम अप्लाइड सेंस है, मतलब आप व्यवहारिक हो कि नहीं, घटनाओं को समझते हैं कि नहीं, घटनाओं के साथ चल रहे हैं या नहीं। तो समय का उपयोग घटनाओं के साथ चलने में करना है। कोई भी घटना विश्व में घटित हो, देश में घटित हो, और आप उसे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो समस्या है, आपको जुड़ना है। फालतू घटना नहीं, कोई राजनीतिक घटनाओं पे ज्यादा नहीं, पार्टी टूट गया उसमें चला गया उसमें, सबसे ज्यादा फर्क। लेकिन कोई पर्यावरणीय है, कोई आपदा संबंधी है, कोई आप देख रहे हैं कि जैसे न्यायिक है, संवैधानिक है, ऐसी घटना, आर्थिक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी हुई घटना दिख रही है, इन सबों से आपको जुड़ा रहना है। सब विषय में काम आता है, भूगोल में भी काम आएगा। परमाणु संबंधी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, कार्यक्रम को लेकर कुछ हो रहा है, ईंधन को लेकर कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जीवाश्म ईंधन, गैर जीवाश्म ईंधन, पारंपरिक गैर पारंपरिक, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, कुछ भी ऐसा, सब पे नजर रखना है। और न्यूज़ पेपर में थोड़ा सब कुछ आता रहता है, तो न्यूज़ पेपर अभी से पढ़ना है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम 25 में देना है, अभी से न्यूज़ पेपर पढ़ के क्या करेंगे। सवाल करते हैं बच्चे, सर करंट अभी से क्यों पढ़े, मेरे 26 में देना है। मान लो 26 में देना है तो और पढ़ो, क्योंकि आपके पास अवसर है फर्स्ट अटेम्प्ट में करने का। करंट कोई घटना नहीं होती, करंट पुरानी घटनाओं से जुड़ी हुई नवीन घटनाएं होती हैं। अभी से पढ़ेंगे तब तो 25 में, 24 में या 26 में जब भी देना है, हर उन घटनाओं से पहले से जुड़े होंगे, तब जाकर आप करंट को समझेंगे। नहीं तो केवल क्या करेंगे, रटेंगे, और रटेंगे तो आप अच्छा लिख नहीं पाएंगे। तो काम बहुत है। तो अभी हर टॉपिक के डायमेंशंस और इसी तरह के क्वेश्चंस को क्रिएट करके मेंस के लिए लिखने की आदत डालना, क्लास का तरीका होगा। ये भी एक बड़ा टॉपिक है, ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा भारत में अफवाह मतलब नदियां, इसी के साथ हम लोग जल संसाधन, आर्थिक पक्ष भी शुरू हो जाएगा। नदी शुरू किया तो नदी से जुड़ी हुई पूरी बात कर लेना, जल संसाधन, नदी घाटी परियोजनाएं, बहुदेशीय परियोजनाएं, नदी जोड़ो परियोजना, लाभ हानि चुनौतियां, मतलब अगर नदी पढ़ रहे तो नदी से जुड़ी पूरी बात कर ले। तो इससे क्वेश्चन जोड़ के पूछेंगे, तो यहाँ से गलती नहीं होगी, पीटी में भी नहीं और मेंस में भी। इस तरह की चीजें। अफवाह के बाद हम लोग भारत की मिट्टी, मृदा, मृदा मृदा संसाधन महत्व हर तरह से, और मृदा क्षरण, क्षरण का मतलब होता है मृदा की समस्या तथा प्रबंधन। मिट्टी क्या क्या समस्याएं हैं, मृदा प्रदूषण क्या है भारत में, सॉइल इरोजन की समस्या पूछा गया था, चंबल का बीहड़ क्षेत्र के निर्माण की प्रक्रिया और वहां प्रबंधन पूछा गया। शुष्क प्रदेशों में मृदा और जल प्रबंधन के लिए जल संभरण योजनाओं में सूक्ष्म सिंचाई विधियों के महत्व को बताएं। कुछ नहीं समझ में नहीं आया तो पढ़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ मिट्टी भी है, सिंचाई भी है, लघु जल संभरण परियोजना, वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचय की परियोजना है, और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में शामिल भी किया गया है। फिर इसमें माइक्रो इरिगेशन भी आ गया, ड्रिप, स्प्रिंकलर, सबको मिलाकर, और भूगोल से क्या गया, शुष्क प्रदेश। कितने सारे डायमेंशन है बताइए, इनसे बहुत आसान है, लेकिन डायमेंशन है ना शब्दों के, अगर हम सब कुछ नहीं जानेंगे तो कई क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा, उसको लोग टफ कहते हैं। टफ है नहीं, सीक्वेंस में पढ़ा जाए, सिलेबस को ढंग से पढ़ा जाए तो हर चीज कवर होता है, हर पार्ट कवर होते हैं, हर टर्मिनोलॉजी कवर हो जाता है। अब थोड़ा करंट को पढ़ते तो नहीं चीजें आ जाती। तो मिट्टी का मतलब कंप्लीट मिट्टी, ढंग से, इससे जुड़ी हुई हर बातें। इसके अलावा वनस्पति, यही हो गया वन संसाधन, इसमें सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री बहुत क्वेश्चन आता है। वन नीति, फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी, ठीक है ना, तो फॉरेस्ट को करके बाकी इसमें क्या है, हर 2 साल पर वन रिपोर्ट आते हैं। हाँ, तो यहां हम एक रफली तो रटेंगे ही,
और हर 2 साल पर वो चेंज होता है, तो आपको थोड़ी 10 साल इसमें रहना है इस फील्ड में। अधिक से अधिक 2 वर्ल्ड रिपोर्ट पढ़िए, इससे ज्यादा मत पढ़िए। मतलब आपको मैं यही चाहूंगा कि आपको 2 वर्ल्ड रिपोर्ट से ज्यादा नहीं पढ़ना पड़े। 6 साल रुक जाओगे इस फील्ड में तो 3 वर्ल्ड रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी 21 में आया था, अब 23 में दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में पब्लिश होता है। 23 वाला पढ़ेंगे तो 24-25 तक काम चल गया, 25 के मेंस तक तो वही काम चल जाएगा। 26-27 में देना है तो एक वर्ल्ड रिपोर्ट और पढ़ना पड़ेगा। एक वर्ल्ड रिपोर्ट पढ़ लिया तो अगले वर्ल्ड रिपोर्ट में उसी के आसपास डेटा रहता है, एकदम से चेंज नहीं होता। जैसे अगर 21.5% 21.5% फॉरेस्ट है तो अगली बार 21.74% हो गया। तो डेटा क्या है, एक डेटा अगर याद है तो अगले बार जो चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, वह डेटा भी दिमाग में आ जाता है। अब बच्चा यह सोच के नहीं पढ़ेगा, देना तो मुझे तब है, तभी वर्ल्ड रिपोर्ट क्यों पढ़ें? अभी से जब पढ़ेंगे तो डेटा फिक्स हो गया दिमाग में, यानी वन कितना 21 के आसपास है, तो कितना बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा। ऐसे जीडीपी के आंकड़े वगैरह हम जो पढ़ते हैं वो लगभग उसके आसपास बना रहता है आगे भी। इसे डेटा अभी से पढ़ना है जहां जहां जरूरी है। ये सोच के नहीं कि अगले साल एग्जाम नहीं देना है तो डेटा नहीं पढ़े, क्योंकि यह सब भी पूरी की पूरी एक सीक्वेंस में पढ़ते हुए ही आप याद कर पाएंगे, नहीं तो अचानक लगेगा क्या पढ़ रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे बहुत मना करते हैं आपको कि हिम्मत एग्जाम जब देना है उसके पहले पढ़ना। कुछ लोग आपको सलाह देंगे इकोनॉमिक सर्वे खरीद के क्यों पढ़ोगे, बाजार में कोचिंग वाले पतला पतला छापे वो पढ़ लेना, है भी उपलब्ध। इंडिया ईयरबुक प्रकाशन विभाग का छपता है, मोटा सा आता है। इंडिया ईयरबुक गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, पूरा गवर्नमेंट की हर रिपोर्ट उसमें शामिल है। लोग उसको पढ़ने की बजाय बाजार में जाकर 50 रुपये पतला वाला इंडिया ईयरबुक पढ़ते हैं, लोकल वाला पढ़ोगे तो यूपीएससी कैसे होगा? मेन सोर्स की तरफ जाइए। बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे रिजल्ट कम हो रहा है, हालांकि साल रिजल्ट अच्छा हुआ सुधरा है, इसमें मैं आऊंगा। रिजल्ट इसलिए कम हुआ हिंदी माध्यम का क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चों के सामने कितने सारे सोर्स आ गए ना पढ़ने वाले, खूब सारा सोर्स। पहले सोर्स नहीं था ज्यादा, तो बच्चे ऑथेंटिक बुक पढ़ते थे। अभी इतने सारे सोर्स है, यूट्यूब पर एक ही टॉपिक पर 50 लोग ज्ञान दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के मुफ्त में। नौटंकी है ना, भयंकर नौटंकी है। सब वहां मिल जाता है एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, आंसर राइटिंग एक लेवल के। नदी कहां से निकली, कहां गिरी, सब मिल जाएगा। जीके टाइप का हर इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर उपलब्ध है। लेकिन यूपीएससी का जो डिमांड है, क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिमी घाट की नदियां, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ऐश्वर्य बनाती हैं, क्यों समझाएं? क्वेश्चन देखना शुरू कर दीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, क्वेश्चन देखना शुरू कर दीजिए। कम से कम पढ़ते समय जो शब्दावली आएगा तो आप समझिए यार हाँ ये नदी से था, डेल्टा से था। दोबारा फिर क्वेश्चन देखा, फिर समझ में तुरंत आ गया। क्वेश्चन पूछा पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ऐश्वर्य बनाती हैं, क्यों? मेंस का क्वेश्चन अभी हाल के वर्षों में। पश्चिमी घाट क्या है, बस ऐसे एक मिनट समझाता हूं, यूपीएससी को समझना जरूरी है। यह है पठार, यह है पश्चिमी घाट पर्वत, एक माउंटेन पढ़ाऊंगा और डिटेल पढ़ेंगे इसको। यहां से नदियां निकलती हैं इस दिशा में और इस दिशा में, ठीक। इधर जो नदी निकलती है छोटी छोटी है, ये सब बनाती हैं एस्चुअरी, बताऊंगा क्या है। इधर जो जाती हैं सब बनाती हैं डेल्टा। एस्चुअरी में क्या होता है, नदी अपनी एक मुख्य धारा में ही, एक सिंगल स्ट्रीम में ही समुद्र में जाकर मुहाना बनाती है, मिलती है। डेल्टा में क्या होता है, नदी अपने मुहाने के पास कई धाराओं में बढ़ जाती है और बीच बीच में मलबा होता है, मिट्टी होता है, जलोढ़ होता है, खूब चौड़े होते हैं डेल्टा। चलिए तो बात की बात है, इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे रहा, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन था पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ऐश्वर्य बनाती हैं, क्यों? मैक्सिमम बच्चों ने लिख दिया कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती या ऐश्वर्य बनाती हैं, इसके निम्न कारण है। खूब व्याख्या कर दी, मैंने डायग्राम बनाया, क्या दिख रहा है? पश्चिमी घाट की पूर्व से निकलने वाली नदियां जो बंगाली खाड़ी में गिरती है डेल्टा बनाती हैं, पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियां ऐश्वर्य बनाती हैं। क्वेश्चन को क्रॉस चेक करोगे ना, और जिन बच्चों ने इस क्रॉस चेक के साथ आंसर लिखा होगा, अब हम बताएंगे पश्चिमी घाट की नदियां ऐश्वर्य क्यों बनाती हैं, पहले बताएंगे डेल्टा भी बनाती हैं। उदाहरण देंगे, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी से बड़ी नदियां डेल्टा ही बनाती हैं और सब पश्चिमी घाट से निकलती हैं। फर्क थोड़ा सा ही था, ज्यादा नहीं था, लेकिन जिसने ऐश्वर्य बनाती है व्याख्या कर ली और डेल्टा का जिक्र नहीं किया, धन्यवाद, उसके मार्क्स 0 आएंगे। इसे 0 आएंगे क्योंकि वहां क्वेश्चन चेक करने वाला कम से कम मेरे लेवल का तो है, मुझसे ऊपर तो नहीं है। हाँ, या विश्वास से मेरे से ठीक। अच्छा, हम लोग मुझसे ऊपर हो जाएगा तो आगे बढ़ने पीछे दौड़ूंगा उसके, तो कभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम लोग का दिमाग क्वेश्चन सेटर से ज्यादा तेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो तेज कर लेना है आपको भी। वो जो सोचे वो पहले हम सोच के रखें, वो क्या पूछ सकता है हम सोच रहे पहले ही, और अगर जो नहीं सोच पाए हैं गलती से और उसे पूछ दिया, इतना हमने पढ़ा है, मथा है, तो तुरंत सोच लेंगे कि क्या पूछा। यही यूपीएससी। नहीं तो होता क्या है जनरली कि जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है उसको हम लोग, मैं अपवाद हूं, मैक्सिमम लोग उसको पढ़ाते हैं अगले बैच। जब हम लोग कोचिंग वाले, कोई भी हो, मैं भी कोचिंग वाला हूं, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनली होने के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा कहते हैं कि विषय में डेडिकेटेड भी होना चाहिए, कोशिश करता हूं। अगर मान लो पुराने क्वेश्चंस को पढ़कर हमने उसे अपने पढ़ाने की प्रक्रिया में ऐड कर लिया, ध्यान से समझिए, सब क्वेश्चन करवा दिया पुराना तरीके से, बच्चा क्लास खत्म होने के बाद या क्लास खत्म होते होते पुराने प्रश्न को देखता है, बहुत खुश होता है, क्या बोलता है, सब सॉल्व हो गया। अगली बार मींस लिखने का मौका मिला, वहां नए नए क्वेश्चन आ गए, कुछ उसमें अटक गया। फिर अगली बार का क्वेश्चन कुछ आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहां एकदम अटक गया भयंकर तरीके से। अब हम लोग टीचर्स क्या करेंगे, उसको देखेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको अगले बैच में ऐड कर देंगे, उस बैच में फिर बच्चा आएगा, खुश हो गया, सब क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, पुराने क्वेश्चन सॉल्व करवाना गलत नहीं है, होना चाहिए, आपको पुराने क्वेश्चन सॉल्व करना ही, मैं भी करवाऊंगा, लेकिन हम ऐसा पढ़ें कि आने वाले 5 वर्षों में भी, हाँ, कुछ करंट घटनाओं को छोड़ दें, तो करंट तो जब घटेगा तभी पूछा जाएगा, करंट घटनाओं को छोड़ दें तो हमारा बेस इतना मजबूत हो कि अगर हम 5 साल इस फील्ड में हैं तो 5 साल तक ये नोट्स को कोई हिला नहीं सके, रुकी तैयारी हमारी हो और कुछ नई घटनाएं केवल ऐड करके हम अपने कॉन्सेप्ट और बेसिक फैक्ट से आंसर तक जा सकें, ये जरूरी है। जैसे पूछा गया इस बार, पिछली बार, भारतीय प्रदेश को या भारत को उपमहाद्वीप कहे जाने के कारणों को समझाएं। एकदम से लॉजिक नहीं है कि इसको पढ़ाते समय, भारत के भूगोल को पढ़ाते समय इसे लिखवाया जाता, कोई लॉजिक नहीं है, एकदम से लॉजिक नहीं है। लेकिन महाद्वीप होने के क्या क्या आधार होते हैं वो पढ़ाने क्रम में आता ही है, जलवायु पढ़ाने क्रम में ज्यादा आता है। महाद्वीपीय जलवायु एक शब्द है, मैं यूज करता हूं, शुरू से करता हूं। अगर ढंग से पढ़ाओ तो बच्चा समझ जाएगा कि महाद्वीप और द्वीप में क्या फर्क है। तो हर द्वीप तो है नहीं, महाद्वीप भी नहीं है, उपमहाद्वीप क्यों कहा जा सकता है, इसका मतलब महाद्वीप जैसे बहुत सारे लक्षण इसमें हैं, और बहुत सारे लक्षण के साथ साथ फिर भी पूरा महाद्वीप इसलिए नहीं है क्योंकि इसका एरिया महाद्वीप की तरह बहुत विशाल नहीं है, लेकिन लक्षण है। तो उसमें से अगर लॉजिकली 6-7 लक्षणों को, जिसमें 2-3 मेन लक्षण है,
जो मिसिंग है आज भी लोग नहीं समझते हैं। महाद्वीप का सबसे बड़ा लक्षण होता है महाद्वीपीय जलवायु, उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ भूगोल में महाद्वीपीयता एक लक्षण है। क्या मतलब महाद्वीपीय जलवायु? जैसे कोई महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, सबके चारों समुद्र है लगभग। ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सागर तो है चारों तरफ, या कहीं चारों तरफ नहीं है तो तीन तरफ है, एक तरफ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अफ्रीका भी समुद्र से घिरा हुआ है, थोड़ा सा एरिया छोड़ दे तो सब समुद्र से घिरे हुए। समुद्र से घिरे होने का मतलब हुआ कि समुद्र तटीय भागों में समुद्री जलवायु होगी। महाद्वीप में एक समुद्री जलवायु होना चाहिए, एरिया बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो कॉमन है, बड़ा एरिया होगा, विविधता बहुत होगी, भौतिक विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भी, आर्थिक विविधता, ये सब विविधता क्या बताता है कि बहुत बड़ा एरिया है और वहां सामाजिक आर्थिक विविध भौतिक आधार पर विविधता है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, बहुत सारे क्षेत्र है महाद्वीप होने के लिए। लेकिन इसके बाद जो मेन प्राइम चीज है इसके साथ वो है महाद्वीपीय जलवायु। तो एक तो समुद्र से कोई महाद्वीप बताइए इसके किनारे पे समुद्र नहीं हो, वही एक महाद्वीप ऐसा कोई अंदर में महाद्वीप है क्या? सब महाद्वीप समुद्र से सटे हुए हैं। यूरोप है, यूरोप के उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में सागर है, एशिया में उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम में भी समुद्र है, टर्की वाला एरिया भूमध्य सागर है। वर्ल्ड मैप भी दिखाऊंगा, मैप सब बनाऊंगा, अभी कितना समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है क्योंकि वर्ल्ड का मैप देखा नहीं ठीक से, नहीं देखे हो ना? ठीक है, मैं मान के चलो नहीं आ रहा है, मैं क्यों मानूं कि आपको आ रहा है? मैं मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं समझ में आ रहा, वर्ल्ड का मैप आपको पता नहीं है, अभी मैं बताऊंगा तो पता चलेगा, आप पढ़ के अच्छी बात है। लेकिन मतलब इतना तो समझ है ना कि हाँ समुद्र है, तो इसका मतलब समुद्र तटीय जलवायु तो होंगी होंगी, हर महाद्वीप में समुद्र तटीय जलवायु पाई जाएगी। क्या क्वेश्चन ये बन सकता है कि मंगोलिया को उप महाद्वीप कहे जाने के कारणों को बताइए तो कहा नहीं जाता? क्या मंगोलिया को उप महाद्वीप कहा जाना चाहिए? नहीं, समुद्र है नहीं उसके पास, तो समुद्री जलवायु। दूसरी बात समझिए, बहुत बड़ा हिस्सा महाद्वीप का समुद्र से दूर होगा, अंदर होगा, एशिया का, यूरोप का, या यूरोप के हर जगह में समुद्री जलवायु पाई जाती है। आप देखिए यूरोपीय लोग बहुत बड़ी संख्या में गोवा घूमने आते हैं समुद्र तट पर, केरला में गोवा बहुत आते हैं। गोवा, जर्मनी और फ्रांस के समुद्र तटीय क्षेत्र से लोग नहीं आते हैं। जो यूरोपीय लोग इंडिया आते हैं घूमने, वो यूरोप के आंतरिक भागों से आते हैं, महाद्वीपीय भागों से आते हैं। जो लैंड एरिया वाले वो सब आते हैं, रशिया के लोग आते हैं बहुत ज्यादा, अंदर वाले आते हैं, क्योंकि वो वहां से समुद्र घूमने जाएंगे, उनको ज्यादा पैसा लगेगा, उतने ही पैसा में इंडिया आते हैं, महीनों रहकर जाते हैं। और गोवा में आनंद वही है जो विदेशों में है, एकदम सही, खूबसूरत है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ एकदम। अब देखो आनंद को कितने अच्छे से महसूस किए, ये अच्छी बात है। समझ रहे, इसको महसूस करना मतलब आप लोग एकदम लाइव हो, अच्छी बात है। जो नहीं हंसे, मन तो हंसे हो गए। आगे बढ़ते हैं। मींस पर्यटन भी भूगोल से निर्धारित होता है, तो हम लोग पर्यटकों को देखकर बहुत खुश होते, लोग बोलते हैं विदेशी लोग खूब आते हैं। विदेशी लोग वह लोग आते हैं जो जर्मनी, फ्रांस या न्यूयॉर्क के तट पर या इंग्लैंड के तट पर, समुद्री तट पर, उन तटों पर जाने में सक्षम नहीं है, जहां उनको थोड़ा जो कम पैसा है इनके पास, और जो अंदर रहते हैं, ज्यादा पैसा अंदर भारत आ रहे हैं। समुद्र तटीय जलवायु का होना विशेषता है, और बहुत बड़ा हिस्सा कैसा होगा? जो समुद्र से दूर होगा। जो समुद्र से दूर होगा वहां की जलवायु की खास विशेषता यह होती है ऋतु परिवर्तन, ठीक है, सीजन चेंज होता है, तापमान में परिवर्तन होता है मौसम के साथ। समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन रात, शीतकाल, ग्रीष्मकाल के तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, इसलिए पर्यटन वहां खूब होता है, अच्छा वेदर है वहां। तो महाद्वीप में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो समुद्र के प्रत्यक्ष प्रभाव से बहुत दूर होता है, तो वहां स्पष्ट रूप से ग्रीष्मकाल, शीतकाल या ऋतु परिवर्तन के साथ तापमान में अंतर पाया जाता है। अब भारत को लीजिए, पीटीआई क्वेश्चन भी था, दिल्ली से पूरा उत्तर भारत ले लीजिए, समुद्र के प्रभाव से एकदम दूर है, और यहाँ शीतकाल ठंडी, ग्रीष्मकाल गर्म। गोवा में ऐसा नहीं है, मुंबई में ऐसा नहीं है, समुद्र तटीय भागों में ऐसा नहीं है। तो महाद्वीप की तरह भारत के बृहद क्षेत्र में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। अब ये सब देखो, ये सब रटा हुआ ज्ञान नहीं है। अब जबरदस्ती इस क्वेश्चन को पूछने के बाद यूपीएससी ने पूछ लिया, अब लोग इसको लिखवा रहे हैं। मुझे भी कुछ बच्चों से लिखवा दिए, ठीक लिखवा दिया, ये आएगा नहीं, अब आपके फेस में थोड़ी आएगा। नहीं हाँ समझ, अब 4 साल 5 साल आना नहीं, बहुत सारे प्रश्न यूपीएससी के पास। लेकिन महाद्वीपीयता, महाद्वीपीय होने का मतलब ये तो जानना चाहिए ना। हम लोग की बुक में लिखा हुआ है इसका आंसर, जो बुक आपको मिला है ज्योग्राफी का लिखा हुआ है, लेकिन जलवायु वाला फैक्टर नहीं है उसमें, क्योंकि उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत है। सामान्य व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता, जिसको सामान्य ज्ञान है भूगोल का, वो सोच ही नहीं सकता कि जलवायु से महाद्वीप होने का कितना बड़ा संबंध है। आइलैंड में क्या होता है, द्वीपों में इधर उधर, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, सबकी जलवायु एक ही रहती है, क्योंकि समुद्र पूरा चारों घेरे हुए है, अतः वहां कोई फर्क नहीं पड़ता किस तट पर, किस तट पर नहीं है। लेकिन महाद्वीप में, प्रायद्वीप में, उपमहाद्वीप में इसका फर्क होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल यूपीएससी को समझना जरूरी है। तो इस छोटे से प्रश्न से हमने क्या कहा, रटा हुआ ज्ञान था कि नदियां डेल्टा बनाती हैं, नदियां एस्चुरी बनाती हैं। जब यूपीएससी ने पूछ लिया तो बच्चा इससे कंफ्यूज हो गया, यूपीएससी पूछ रहा है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। हम क्रॉस चेक करेंगे ना, क्रॉस चेक करके जो आंसर लिखेंगे परफेक्ट आंसर होगा, चाहे इसे क्वेश्चन दिया हो या गलती से दे दिया हो। उसे गलती से भी दिया तभी तो आंसर में परफेक्शन चाहिए ना जांचने वाला। यूपीएससी गलती नहीं करता, हमने आज तक उसे गलती करते नहीं देखा है, तो क्वेश्चन जानबूझ के ही दिया गया ताकि बच्चा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है उसको, इसका आंसर हुआ गलत डायरेक्शन में देगा, ऐश्वर्य वाला देगा। मार्क्स इसलिए का बात है भाई, क्वेश्चन का लेवल एकदम साधारण होता है। क्वेश्चन यूपीएससी का कभी टेढ़ा होता ही नहीं। टेढ़ा जो है उसका मतलब यह है कि आपको वो चेक करना चाहता है कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। खैर ये एक सीक्वेंस से हमारा चलेगा पूरा यहाँ तक। फिजिकल के साथ साथ थोड़ा संसाधन भी हो गया, जैसे जल संसाधन, मृदा संसाधन, वन संसाधन। इसके बाद शुरू होगा दूसरा पक्ष, आर्थिक पक्ष। फिर मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर आप देखिएगा कि क्वेश्चन का लेवल या सिलेबस से कितना मैच करता है, यही तो समझना है। फिर पढ़ना शुरू कर देंगे आर्थिक पक्ष में क्या क्या सिलेबस है। अच्छा सिलेबस एकदम मेंशन है, जान लीजिए, छुपा हुआ नहीं है। मेंस का सिलेबस स्पष्ट है, पीटी में तो सिलेबस है ही, 7 पॉइंट पे दे दिया है। क्या दिया हुआ बताइए, इतिहास, राज्य व्यवस्था, विश्व भारत का भूगोल लिखा हुआ है, विश्व भारत का भूगोल, पर्यावरण, जनांकिकी, ज्योग्राफी अलग से जनांकिकी लिखा हुआ है, समसामयिकी, विज्ञान, 7 पॉइंट पे पीटी का सिलेबस खत्म। कुछ नहीं लिखा हुआ इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। मेंस का सिलेबस बहुत स्पष्ट है, बड़ा है, लिखा हुआ है क्या क्या पढ़ना है। मेंस को फॉलो करते हुए बढ़ेंगे और प्रीलिम्स उसके साथ कवर करेंगे, आधार होगा मेंस का सिलेबस। अब यहाँ पीटी का सब कवर हो जाता है। जैसे आर्थिक पक्ष में चले, ये कैसे शुरू करेंगे, ये ज्यादा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कम समय का भी महत्वपूर्ण है। जैसे संसाधन की संकल्पना, ये लिखा हुआ नहीं है, केवल लिखा हुआ है संसाधन। सिलेबस से क्या लिखा हुआ है, संसाधन, रिसोर्स। संसाधन क्या है जानेंगे ना हम, मेरा सिलेबस कैसे आगे जाएगा। संसाधन की संकल्पना तथा वर्गीकरण,
ठीक है, संसाधन है क्या, और इसके वर्गीकरण में कई तरह से करेंगे हम लोग, जैसे महाद्वीपीय संसाधन, सागरीय संसाधन, एक तो ऐसे चलेगा। दूसरा हमेशा आता रहता हुआ पारंपरिक संसाधन, ये सब मिलेगा आपको बातचीत करते, बोलचाल में, किताबों में, मैगजीन में, या कोई भाषण दे रहा है। पारंपरिक, गैर पारंपरिक संसाधन, सीमित संसाधन, असीमित संसाधन, अक्षय संसाधन, सतत संसाधन, मिलता है ना सब। क्या मतलब है, तो हम ये सब चीजों को समझेंगे। संसाधन का थीम पॉइंट यह है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, और मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। एक जिम्बरमैन थे, अमेरिकी अर्थशास्त्री, उन्होंने ये सेंटेंस कहा था, और ये दुनिया में सबसे पॉपुलर है संसाधन को लेकर। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, और ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तनाका, नाम ही था उनका तनाका। उन्होंने कमाल का स्टेटमेंट दिया था जापानियों के लिए। उन्होंने कहा कि जापान का सबसे बड़ा संसाधन यह है कि जापान के पास कोई संसाधन नहीं है। कमाल है ना, मतलब पॉजिटिविटी का हद था ये। इस जापान की संसाधन विहीनता ही जापान का सबसे बड़ा संसाधन है। लोगों ने कहा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तकनीकी, तकनीकी क्रांति, तकनीकी उन्नयन, दिमाग का उपयोग। जापानियों ने कौन सा खेल खेला? दिमाग का। आज जापान दुनिया का बहुत कच्चे माल का बड़ा आयातक है, एकमात्र ऐसा देश है जो सब कुछ आयात करता है, कच्चा माल, फिर उद्योग में उसे लगाता है, शानदार उत्पाद बनाता है, खूब महंगा। और जिस देश से वो आयात करता है उसको थोड़ा सा बेच करके संतुलन कर लेता है, बाकी प्रॉफिट कमाता है। जैसे हमसे लोहा मंगाता है, ठीक, एक ट्रक और एक टेम्पू भर के सर्जिकल औजार भेज देता है, या एक कार्टून में क्या मशीनरी भेज देता है, और 10 ट्रक लोहे के बराबर उसकी कीमत होती है। यह है जापान। वो तो सीख मिलता है पढ़ने से। तो मानव संसाधन का उसने उपयोग किया शानदार तरीके से। एक जापानी कहानी है कि छोटी सी पढ़ा था हमने, प्रेरणादायक, जिसे नागासाकी हिरोशिमा पर जो बम बारिंग हुआ, हर साल उन लोग शोक मनाते हैं बिना हंगामा किए। किसी ने कहा कि भाई अमेरिका ने आपके ऊपर हमला किया, इतने लोग मारे गए, पीढ़ियां बर्बाद हो गई, विकलांगता पैदा होता है परमाणु रेडिएशन से, आप लोग चुपचाप कैंडल जलाते हो और शांति से चले जाते हो, आपको गुस्सा नहीं आता अमेरिका पर? एक जापानी ने क्या कहा, बड़ा प्रेरणादायक मुझे लगा। जापानियों ने कहा कि आप अमेरिका जाओ, वहां के व्हाइट हाउस में जाओ, और वहां के राष्ट्रपति के बेडरूम में जाओ, वहां जो टीवी लगा हुआ है, वहां जो म्यूजिक सिस्टम है, सोनी का है। बोला कि हमारी पहुंच तो वहां के प्रेसिडेंट के बेडरूम तक है, इससे बड़ा बदला क्या हो सकता है? कमाल है ना सोच। हम लोग रहते, खासकर बिहारी टाइप से हम लोग मैं भी बिहारी हूँ, ठीक है तो हम लोग क्या बोलते हैं, गुस्सा तो आता दबाए हुए हैं जिस दिन मौका मिलेगा ना उस दिन दिखा देंगे, है ना। हम लोग का नेचर है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन दिखाने का तरीका, जो ताकत है ना, वो चीजें बदल गई है। अब ताकत तकनीक की है, विकास की, अर्थव्यवस्था की है। भारत अब उस ताकत का उपयोग कर रहा है। आज देखिए अमेरिका हमारे सामने है, मैंने कहा घुटनों पर है, कि उसको आज भारत की जरूरत है, और भारत अमेरिका को नजरअंदाज करके भी अपनी विदेश की नीति को आगे बढ़ाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रशिया से तेल खरीदते रहे जब तक सस्ता दिया, अब रशिया में तेल की कीमत बढ़ गई, हम नहीं खरीदेंगे। हाँ, जो मार्जिन दे रहे हैं उससे ज्यादा मार्जिन अमेरिका देने को तैयार है, तो रशिया से हम कम करें, अमेरिका से बढ़ रहा है मेरा। हम किसी के दबाव में आज नहीं, भारत आज किसी के दबाव में नहीं है, ना तो रशिया ना तो अमेरिका। और आने वाले 10 सालों में और भी चेंज हो जाएगा। पूरा डिफेंस का जितना भी हथियार होगा हम सब अपने देश में बनाएंगे, और निर्भरता वही है ना ज्यादा। खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत ने क्या कहा, यूएनओ को यह कहा कि WTO से आप हमें छूट दिलवाइए जो नियम में, तो हम तो विश्व को खास संकट से उबारने में सक्षम है। देखिए आज भारत की शक्ति बहुत बड़ी है, ये सकारात्मक स्थितियां हैं, लेकिन अभी हमें नहीं कहें कि बहुत ताकतवर हो गए, बहुत काम करना है, और सोच ताकतवर हो गई, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स है, और हमारे पास जापान की तरह तकनीकी उन्नयन भी हो जाए, तब तो हम कमाल कर लेंगे ना। जापान तो मेरा रिसोर्स के हाथ तक पहुंच गया, हमारे पास जब संसाधन है और हम मानव शक्ति का विकास कर लें तो हमारी स्थिति बहुत मजबूत होगी। अभी से क्वेश्चन मेंस का इस बार का देखिए, क्वेश्चन थीम क्वेश्चन होता है मेंस का, लेकिन क्वेश्चन में क्या हर विषय का खूब पढ़ो, मैं सब विषय का क्वेश्चन पढ़ता रहता हूं, फिर याद रखें। क्वेश्चन पूछा गया इस साल का, संसाधनों के असमान वितरण की स्थिति में, संसाधनों के असमान वितरण की स्थिति में भूमंडलीकरण और तकनीकी का लाभ भारत कैसे प्राप्त कर सकता है, समझाएं। थीम यही था, शब्दों का हेरफेर हो सकता है, क्वेश्चन लाया हूं। मतलब संसाधन का वितरण दुनिया में असमान, यही से क्वेश्चन है इस टॉपिक से, असमान है। अच्छा, संसाधन का वितरण असमान है, इसको जस्टिफाई करने के लिए कंटेंट होने चाहिए ना। तो मेरे सोर्स का एक नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, मेरा बनाया हुआ मिलेगा आपको। जैसे आपको पता होना चाहिए कि संसाधन में क्या क्या आता है, बताइए, मोटा मोटी बात करें। मृदा मिट्टी संसाधन है, जल संसाधन है, वन संसाधन है, वन्य जीव पशु संसाधन है, खनिज, ये सब मेन संसाधन है। और पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहुत सारे संसाधन। अगर दुनिया के डेटा को आप देखेंगे, मैं डेटा के साथ बात करूंगा आगे, विषय आऊंगा, तो दुनिया में 10 ही देश ऐसे हैं जहां विश्व के 90% से अधिक संसाधन है। तो दुनिया में संसाधनों का वितरण कैसा है, असमान है, इस बात को। और भारत कई संसाधनों में टॉप 5 में आता है। टॉप 5 कंट्री में हम आते हैं कि हमारे लोहा है, कोयला है, थोरियम सबसे ज्यादा है, कृषि के लिए संभावनाएं सबसे ज्यादा है, मिट्टी सबसे अच्छी है, और बहुत बड़े क्षेत्र में है। जल संसाधन, हजारों नदियां हैं, और बड़ी बड़ी नदियां अभी हमारे पास 25 से 50 नदियां ऐसी जो महत्वपूर्ण है, बड़ी बड़ी है, सब कुछ है भारत के पास। समुद्र अथाह है, समुद्री संसाधन, दोनों तरफ समुद्री समुद्र है। रशिया का समुद्र तो बंद हो जाता है, बर्फ से ढक जाता है। चाइना के पास समुद्र उतना है ही नहीं, आपस में लड़ाई चल रही है वहां। भारत के पास तो समुद्री संसाधन, महाद्वीपीय संसाधन, खनिज संसाधन, वन संसाधन, दुनिया के सबसे ज्यादा पशु भारत में, अब तो इंसान भी। बोलिए क्या समस्या है हम लोग को? समस्या है क्या हम लोग? कोई समस्या नहीं है। ये था थीम पॉइंट। तो डेटा के साथ अगर बात करेंगे ना तो मजा आएगा लिखने में। अब बताइए, उदारीकरण से जुड़ा, इसको भूमंडलीकरण, उदारीकरण नहीं, भूमंडलीकरण से जुड़ा, तकनीकी से जुड़ा। जो विकसित देश को विकास करते रहना है, तो विकसित देश को उद्योग लगाते रहना होगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते रहना होगा। अगर अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्री उद्योग लगाना छोड़ दें, उनका डाउनफॉल। देखिए फ्रांस में, वहां भी जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी है। उन्होंने भारत में आंदोलन को देखा है कि लोग सड़क पे आते फूक देते हैं सब। आज फ्रांस में लोग फूक रहे हैं ना,
विकसित देशों में लोग सड़क पर आकर के जला रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, रोजगारी, महंगाई, मुद्दा क्या हित है? मतलब विकसित देशों का विकास रुकेगा तो उनके यहाँ इतनी जबरदस्त दंगे होंगे ना कि कल्पना नहीं कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा विकसित है, वो अपने हक को लेकर के चुप नहीं बैठेंगे, भयंकर दंगे होंगे वहां, और शुरू हो चुका है। थोड़ी भी समस्या को बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं है, लॉकडाउन लगा, सब लोग दंगे कर दिए, जब सड़क पे आएंगे हमें क्यों नहीं आने दे रहे? देखिए अमेरिका में भी, मतलब विकसित देशों की सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करना, को डेवलप करना नहीं, सस्टेन करना। आप सोचिए विकसित देशों में नए उद्योग कितने लगाए जा सकते हैं? संभावनाएं नहीं है। क्यों? एक, उनके पास रिसोर्स कम होता जा रहा है, बहुत यूज कर लिया उन्होंने। दूसरा, उनके पास सब कुछ है, सड़क है, मकान है, एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, हर घर में गाड़ियां हैं, टेलीविजन है, फ्रीज है, अच्छे कपड़े हैं, जूते, सब कुछ उनके पास, मोबाइल है, लैपटॉप है, सबके पास। उनका मार्केट, अपना मार्केट छोटा हो गया ना, अपना मार्केट उनका छोटा हो गया। तो वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में बार बार निवेश थोड़ी किया जाता है कि सड़क बनी फिर तोड़ा के नया बनवाएंगे, नहीं ना, बिल्डिंग बार बार थोड़ी बनाए जाएंगे। तो उनके पास अपने घर में इन सब चीजों की खपत के लिए रास्ता ज्यादा नहीं है, उनको क्या मेंटेन रखना है। हाँ, कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं जैसे फैशन, इसमें उनका खर्च, नई नई चीजें, कपड़े खूब पहनेंगे, बार बार चेंज करेंगे, लेकिन इससे तो व्यापार नहीं चलेगा ना सबसे। तो निवेश कहाँ करेंगे? अपने हलवा इस्पात उद्योग लगाएंगे इधर, वो बताइए, उनकी खपत ही नहीं है, बेचना तो पड़ेगा हम लोग यहाँ के विकासशील देशों में, बेचना पड़ेगा ना, जहाँ सड़कें नहीं है, जहाँ एयरपोर्ट नहीं है, सब जगह सी पोर्ट नहीं है, मकान नहीं है लोगों के पास, रेलवे लाइन नहीं है ठीक से, ट्रैक पुराने हैं, हमें हाई स्पीड ट्रेन चलाना है, बुलेट ट्रेन चलाना है, लोहे की खपत कहाँ हो रही है बोलिए विकासशील देशों में? और विकासशील देश क्या समेटने की क्षमता नहीं? भारत में क्षमता है ना, हम हमारे पास विजन है विकसित होने का, तो निवेश कहाँ होगा? भारत में ही तो होगा ना। तो भूमंडलीकरण का लाभ किसे मिलेगा? ऐसे देश को मिलेगा जिसके पास रिसोर्स भी है, जनसंख्या भी है, विजन है, डेवलपमेंट का पूरा प्लान है, और तकनीकी रूप से जहां क्रांति लाने के लिए पूरा डिजिटल भारत की बेहतर तस्वीर है। डिजिटल इंडिया क्या है? तकनीकी क्रांति का आधार है ना, तो भारत इसका लाभ ले सकता है, भारत ले रहा है। तो यूपीएससी के कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो रटे रटाए नहीं होंगे। रटे रटाए प्रश्न बताइए, किस का प्रश्न? कोई रट के जाएगा, इसका आंसर कैसे लिखेगा? रटने का चीज ही नहीं है। लेकिन बदलती हुई दुनिया की परिस्थितियों को समझकर और संसाधन उठाया जरूर, इसे जोड़ दिया। भूमंडलीकरण का लाभ कैसे लेंगे? तकनीकी का लाभ कैसे लेंगे? भारत ले रहा है। आज भारत क्या बोल रहा है दुनिया को? आज देखिए कुछ वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ है। पहले हम आयातक थे, अभी भी बहुत बड़े आयातक है, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं? जिस भी मल्टीनेशनल कंपनी से हम समझौता कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पहले हम कुछ आपसे खरीदेंगे, बाकी आपको मेरे घर में बनाना होगा, मेक इन इंडिया, आप मेरे यहाँ बनाइए। आज एप्पल जैसी कंपनी ने भारत में, देख लिया, सैमसंग तो आ ही गया बहुत पहले, एप्पल भी भारत में अब अपना खोल रही है कंपनी, यही प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ से वो अफ्रीका बाकी देशों को बेचेगा। अब चीज टेस्ला डटा हुआ था, ना एलन मस्क ने, हम चाइना में हमारी फैक्ट्री में, इंडिया में हमें बेचने दीजिए, शोरूम खोल दीजिए। भारत ने कहा समय हमारे लोहा गर्म है, अभी भारत को चुकने का नहीं है, अभी भारत को चुकने का समय नहीं है। सही बोल रहा हूँ, भारत का सही टाइम है, सही निर्णय लेने का समय है। इसे सत्ता गलत हाथ में भी नहीं जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। क्या चलो राइट की बात भी नहीं कर रहा हूँ तो ध्यान रखना है, अभी जो समय है बहुत सावधानी से बढ़ने का समय है। सही तो कांग्रेसी है, लग गया होगा शायद आप लोग को, नहीं लगा था? अच्छा हम लोग को बोलते हैं, कोई बात नहीं, जैसे राहुल गांधी पे भरोसा कर सकते हो आप लोग, ठीक है मैं मजाक एकदम नहीं करता हूँ, ठीक क्या चलिए। तो एलन मस्क को हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने कहा कि आपको हमारे यहाँ ही बनाना होगा। इतना भी कोशिश उन्होंने किया, हमने अलाउ नहीं किया कि आप हमारे यहाँ कार बेचिए, आप हमारे यहाँ फैक्ट्री डालिए, बेचिए। हम चाइना को लाभ क्यों देंगे? आप वहाँ फैक्ट्री डालते वहाँ से हमारे यहाँ बेच रहे हैं, हम आपको बेच देंगे। और आपने देखा कि एलन मस्क अब क्या हो गया? मजबूर हो गया ना। यह है भारत की ताकत। भारत की ताकत जो है यहाँ केवल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं तय हो रही है, ये बात ध्यान रखिए। भारत का भूगोल इतना शानदार है, रिसोर्स हमारे पास इतना अच्छा है। हाँ, एक बेहतर रणनीति जो है वो आपके संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए दशाएं उत्पन्न करती है, इसमें कोई शक नहीं। तो हमारा रिसोर्स से सब हो रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपको बहुत अच्छे लेवल का मिला, एक आगे बढ़ते हैं, वर्गीकरण करेंगे और यहाँ हम फोकस करेंगे बहुत ज्यादा समुद्री संसाधन पर। पूछा जाता है, खूब हिट क्वेश्चन है, कई तरह से इसको देखेंगे। तथा ब्लू इकोनॉमी का नाम सुना होगा शायद, नहीं तो अभी सुना, बात एक ही है, पहले सुना था ठीक है, नहीं सुना तो भी सुन लिया, बात बराबर हो गई ना, जब सुने तभी ठीक। एक बार अच्छा, जैसे देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का, उनको सुनना चाहिए। मैं मनमोहन सिंह जी का को भी सुनता था हमेशा, और इधर से तो खैर इनको सुनने का मौका मिल रहा है, और सबको सुनना चाहिए। बड़े बड़े मंत्री का जो सही ऑथेंटिक भाषण है उसे भी सुनना चाहिए, उससे डेटा होता है, विजन होता है। और आजकल न्यूज़ वाले अच्छा काम करते हैं, उनको मंच पर बुलाते हैं तो उससे अच्छी बात निकल कर आती है। खैर बहुत पहले, कई साल, 14-19 के इलेक्शन पहले, हाँ 14 के बाद सेकंड शिफ्ट में जब मोदी जी गए थे चेन्नई वगैरह के, तो उन्होंने बोला था कि एक नई नीली क्रांति की शुरुआत भारत में होनी चाहिए जो समुद्र आधारित हो, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो समुद्र आधारित हो। तो ब्लू इकोनॉमी उन्होंने कहीं से पढ़ा होगा, किसी बताया होगा ISSC वगैरह में, तो हाँ जरूरी है, बताते तो काफी लोग हैं, ये बताने पर भी जो रीजन है वो निकल कर आया। पहली बार किसी ने भारत में ब्लू इकोनॉमी जैसे शब्द का प्रयोग किया था, दुनिया में 2010 में शब्द आ चुका था। इससे पहले पढ़े लिखे बहुत सारे हुए, किसी के मुंह से हमने नहीं सुना। हमने कहा ये रीजन बड़ा सही है, और तब तक समझ में आया था, प्लेटफॉर्म पे चीजें आ नहीं रही थी। सन 2000 में आपको पता है, यानी तो ये बता रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की है देश में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20,050 करोड़ की लागत से 5 वर्षों के लिए योजना, 20,050 करोड़ कम नहीं होता है। और इसका उद्देश्य केवल और केवल समुद्र में अनुसंधान करना, समुद्री इकोनॉमी को डेवलप करना, मत्स्य संपदा सहित, मछली सहित पूरी की पूरी समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करना, रोजगार सृजन, पर्यटन, खनिज निकालना, मछली जीव जंतुओं का दोहन, ट्रांसपोर्टेशन, समुद्री व्यापार, उसको लेकर के रोजगार के बड़े अवसर बनाना, समुद्र के आधार पर अर्थव्यवस्था का विकास। पढ़ाऊंगा इसको, बहुत बड़ी इकोनॉमी भारत ने शुरू की है समुद्र को लेकर के। तो विजन, इसे सुनने से विजन जो है कहीं ना कहीं जो इंप्लीमेंट होता है तो समझ में आता है कि चलो शुक्र है कि समुद्र इतना ज्यादा हमारे पास था, कोई उसकी योजना नहीं थी भारत में, कोई योजना नहीं थी। मछुआरे बेचारे वही छोटे मोटे नौकाओं में समुद्र कुछ किनारे जाते थे, जाल वाल फेंक करके कुछ मछली पकड़ के ले आते थे, बहुत गंदगी में रहते थे। मैं गोवा, केरल के मछुआरों को तो देखा, उनकी बस्तियों में गया, पर्यटन करता हूँ, मैं थोड़ा उस आदत है हमारी में घूम लेता हूँ जाकर, इंडिविजुअल अलग तरीके से फैमिली को घूम लिया, देख लिया क्या स्थिति। तो फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो सब नहीं है, बहुत गरीबी है मछुआरों की लाइफ में। अभी सब शुरू हुआ है, अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़, 1.5-2 महीना हुआ होगा, 2 या 3 बजट के समय, हाँ तो हुई दिन हो गया, सरकार ने घोषित किया कि हम हर पंचायत में सहकारी समिति बनाएंगे, और करीब 5 लाख सहकारी समिति बनाने का लक्ष्य हमारा।
कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्स कहते हैं उसे। हर पंचायत में पैक्स होगा, सहकारी समिति होगी। हम लोग ज्योग्राफी में कब से डिमांड कर रहे हैं, कब से, कि हर पंचायत को कोऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़िए और वो जो सोसाइटी हो, सहकारी समिति हो, वो अनाज भी खरीद सके, मछली खरीदे, दूध खरीदे। समझे, 10 टमाटर हुआ, हम नहीं बेच सकते मंडी में जाकर, सहकारी समिति में बेच सकते हैं। 25 किसान 10 टमाटर ही बेचा, 250 टमाटर हो गया, वो तो मंडी में जाएगा ना। टमाटर ही नहीं, गाँव में छोटी छोटी बात, इकोनॉमी छोटी छोटी बातों से बदलती है और हम लोग इस बात को बोलते रहे, पढ़ाते रहे, अब वो सब चीज आ रही है। तो अच्छा लगता है कि आप पहले से जो पढ़ा रहे, बोल रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि राष्ट्र विकास की सब जरूरी है, और उस पर अमल शुरू होता है तो निसंदेह एक सकारात्मकता तो आती है। हमें लगता है सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं, जैसे बिहार के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं, या झारखंड छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश गांव में बहुत सारी सब्जी बर्बाद हो जाता है। सब्जी बर्बाद के सड़ गया ना, तो वहाँ भंडारण क्षमता है ना, कोल्ड स्टोरेज है ना, मार्केट है। सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार होते हुए भी गरीब बना रह गया, क्योंकि सब्जी के बाजार नहीं, कोल्ड स्टोरेज नहीं। अब अगर अच्छा हमारे पास थोड़ी भी सब्जी है तो वो सोचता है किसान कहाँ बेचेंगे, थोड़ा सा लेके। लेकिन गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैंने कहा था कि एक वेजिटेबल ग्रिड होना चाहिए, सब्जी ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है एक जगह डाल दीजिए, पहुंच जगह जाना है। 2 फूलगोभी, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा भिंडी टूटा, हमने क्या किया, जाके पैक्स में जमा कर दिया। पैक्स में एक साल जमा कर, उनके पास इतना भिंडी, इतना गोभी तैयार हो गया। आप एक गोभी बेचने नहीं जाओगे बाजार में, गांव में एक गोभी जमा हुआ, 2 गोभी जमा हुआ, उसको पैसा भी आने लगा, किसान का आय बढ़ने लगा, और साथ ही साथ एक ऐसी इकोनॉमी डेवलप हुई जो वेजिटेबल आधारित है। इस सब पे काम शुरू हुआ। तो ये सब आपके विषय हैं, अवेयर रहिए। फिर सरकार ने घोषित किया, अभी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ था कोऑपरेटिव पे यहाँ दिल्ली में, मोदी ने संबोधित किया था, अमित शाह सहकारिता मंत्री है ना, वो आए थे। ये सब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्रांति लाएगा, देखिए क्वेश्चन आएगा मेंस में सबसे, क्योंकि ये सब क्रांतिकारी परिवर्तन है। एक और चेंजेस क्या आया है, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, समझे, फिशरमैन को नहीं दिया जाता था, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, तो मछुआरे अब मछली उत्पादन में निवेश कर पाएंगे ना, मछली पालन करेंगे। भारत मत्स्य पालन की असीम संभावना है। भारत पिछड़ा हुआ ही है, मैंने कहा विकसित है, फिर भी कई चीजों में हम अग्रणी है। जैसे मछली उत्पादन में दुनिया में नंबर 2 पर है, और स्वच्छ जल, जो स्वच्छ जल होता है अंदर का मछली, तालाब में, नदी में, झील में, उसमें हम नंबर 1 है। मतलब सुविधाएं नहीं है, फिर भी हम कई जगह नंबर 1 पर हैं। और अगर इन क्षेत्रों में निवेश हो, सुविधाएं हो, तब तो हम पूरे विश्व को मछली भी खिलाएंगे। क्षमता है हमारी, समुद्र हमारा बहुत बड़ा है, 200 नॉटिकल माइल एरिया होता है, करीब 300 किलोमीटर से ऊपर मान लीजिए आप जा सकते हैं समुद्र, और हमारे मछुआरे 15-16 किलोमीटर तक जाते हैं। पूरा समुद्र खाली पड़ा हुआ है देश के लिए कि आप हमारा दोहन करो, रिसोर्स लो। कि हमारे पास समुद्री तकनीक बहुत पिछड़ी हुई है। इधर हमारे समुद्र तट पर बड़े बड़े मतलब फिशर बोट शुरू हुआ है, अब जाकर के बड़े बड़े जलयान स्टीमर बनाए गए हैं, दिए जा रहे हैं ताकि मछली मार सके। एक बड़ी दुनिया है भारत में जहां हम विकास कर सकते हैं, जहां कुछ भी नहीं हुआ है ठीक से। क्या इस पर बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, अब तो और भी हो गया है राष्ट्रीय मत्स्य संपदा योजना के कारण। ठीक, इसके बाद भाई संसाधन का वर्गीकरण तो करेंगे। खनिज संसाधन, इसमें सामान्य खनिज भी हो जाएगा, ऊर्जा खनिज संसाधन, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। आपको पता है भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कितना होता है? देश को जानना बहुत जरूरी है ना, देश को जानेंगे तो इंटरव्यू में भी शानदार करेंगे आप। कितना मेगावाट है बच्चा? नहीं, अभी हमारे पास करीब 4,07,000 मेगावाट था सितंबर तक, तो 4,10,000 मेगावाट के आसपास मान लीजिए, 4 लाख प्लस 4 लाख मेगावाट के आसपास विद्युत ऊर्जा हमारे यहाँ। 2014 में हमारे यहाँ केवल 140 लाख मेगावाट, 140 नहीं मतलब 1,40,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा था। 14 तक हमारे पास 14 डिवाइडर लाइन है, मींस की नई सरकार नया विजन, अच्छा या बुरा तो फैसला अलग है। जो हम लोग डेटा देखते हैं 14 से डेटा में जो चेंजेस आया, तो 1,40,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा था केवल पूरे देश में, और आज 4 लाख कुछ हजार मेगावाट है। 4 लाख कुछ हजार मेगावाट 14 से बढ़े ना, बहुत ज्यादा नहीं है। चाइना का डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, चाइना केवल पवन ऊर्जा से 4.5 लाख प्राप्त करता है। हमारे पास जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं 2,000-3,000 मेगावाट वाली, और चाइना की जल विद्युत परियोजना 40,000-50,000 मेगावाट की, तो जाइंट है बहुत बड़ा। 4 लाख नहीं, कई लाख मेगावाट विद्युत ऊर्जा है उसके पास। केवल पवन सौर ऊर्जा से 10 लाख मेगावाट उसके पास। कोयला छोड़ दीजिए, थर्मल छोड़ दीजिए, न्यूक्लियर छोड़ दीजिए, हाइड्रो छोड़ दीजिए, कई लाख वहां से, वो तो पहले से ही था। तो ऐसे लड़ाई देखिए, एक तो लड़ाई तो मुंह की, चाइना को हम देख लेंगे, तो अच्छे पे देखते ही रहते हैं। एक लड़ाई होती है विकास की, डेवलपमेंट की। हम शक्तिशाली हैं, लेकिन अभी चाइना से हम बहुत पीछे हैं हर जगह। जैसे छोटा सा और डेटा देता हूं, आप पढ़े होंगे, आता होगा, लोहा इस्पात उद्योग में, सब आएगा, मैं पढ़ाऊंगा। लोहा इस्पात उद्योग में भारत दुनिया में 3rd पोजीशन पे, पहला चाइना, दूसरा यूएसए, तीसरा भारत। और यूएसए को पिछाड़ने वाले पिछाड़ भी होंगे, लॉकडाउन नहीं आता तो हमसे आगे निकल गए थे। ये दोनों आसपास ही 10 करोड़ टन के आसपास, कभी 8.5 भी हो गया था। अच्छा, हम और यूएसए 10 करोड़ टन लोहा इस्पात उत्पादन करते हैं, चाइना के लिए 90 करोड़ टन करता है। 90 करोड़ टन, दुनिया में 180 करोड़ टन का लोहा इस्पात उत्पादन होता है, उसमें 90 तो उसी का है। चाइना इसलिए आज किसी से नहीं डरता। खाद्यान्न उत्पादन हम करते हैं 31-31 करोड़ टन इस बार, जो सबसे रिकॉर्ड हमारा हुआ है। चाइना 60 करोड़ टन को कब का क्रॉस कर चुका है। वो तो हम इधर 5-6 साल में हमने जंप किया है बहुत, ये तो हमारा 20-21-22 करोड़ टन होता था। तो हर जगह मतलब हमें, फिर भी मैं 2 बातें बोल रहा हूँ, हमने बहुत विकास नहीं किया है, फिर भी हम मजबूत राष्ट्र हैं। कई समस्याओं के साथ, समस्याएं बहुत विकट है भारत में अभी भी। भरी दुनिया को खास सुरक्षा देने में हम सक्षम होना बोल रहे हैं कि भारत कुपोषण है, दुनिया का सबसे कुपोषित जनसंख्या भारत में, सबसे ज्यादा कुपोषित माताएं भारत में, प्रसूति भारत में, बच्चे सबसे ज्यादा कुपोषित भारत में। तो इसका मतलब व्यवस्था अभी भी बहुत संतुलित नहीं है। सब कुछ होते हुए भी समस्याएं गंभीर है, काम करने की जरूरत है। ये भारत संभावनाओं का देश है, जबरदस्त संभावना है इस देश में, और वो सब कुछ पढ़ते हुए समझ में धीरे-धीरे खुद आना शुरू होगा। खैर, हम भी बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का, यहाँ डेटा से बात करेंगे। ये सब हिट क्वेश्चन है, सब जो पूछा जाएगा आपको मेंस में भी, पीटी का भी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कृषि के प्रकार। जैसे यहाँ पीटी का क्वेश्चन आता है कृषि के प्रकार से, अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो देखा होगा, इस बार नहीं, इस बार भी तो था कृषि से, था ना। एक क्वेश्चन था, कौन सा खरीफ रबी वाला क्वेश्चन एक आता है, वो था ये पिछली बार। इस बार वनस्पति से था, कौन पतझड़ है, वृक्ष है, ये वाला क्वेश्चन। खैर, कृषि से पिछली बार क्वेश्चन था, सिंपल सा डिफिनेशन था, मिश्रित कृषि क्या है। तो कृषि कई प्रकार है, सघन कृषि, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, मिक्स्ड, डेयरी, ये सब पढ़ाएंगे हम लोग, पढ़ेंगे। तो 8-10 प्रकार है, वहां से डिफिनेशन से क्वेश्चन आता है। वहां भी समझ में आएगा कि विकसित देशों की खेती कैसी है, तुलना हो जाएगा भारत जैसे देश में कृषि किस प्रकार की, ये तुलना होगा यहाँ।
ये सिंपल पीटी का क्वेश्चन, सेंस बनेगा यहाँ। अच्छा, इसके बाद है पीटी का एक फसल, जैसे चावल, गेहूं, रबर, कहवा जैसे फसल। अच्छा, फसल, खनिज, ये सब कुछ प्रकार वगैरह लिखाऊंगा। फसलों का मैं आपको नोट्स दूंगा क्लास में बनाया हुआ अपना, हालांकि जो बुक आपको दिया गया उसमें भी है, यहाँ मैं नोट्स बटवाऊंगा, क्योंकि चावल, रबर, गेहूं लिखवाने में टाइम तो एकदम से इन्फॉर्मेशन है ना, तो चावल, गेहूं की भौगोलिक दशा क्या होती है, कौन उष्णकटिबंधीय पौधा है वो सब समझाऊंगा, कौन शीतोष्णकटिबंधीय है, किसके लिए क्या तापमान चाहिए, कितना वर्षा की मात्रा चाहिए। इसमें रबर भी है, चाय भी है, कॉफी, कहवा का भी लिस्ट है, सब है। इस साल क्वेश्चन पूछा, देखिए क्या है, यहाँ से क्वेश्चन हर जगह से होता है। क्वेश्चन पूछा मेंस में कि विश्व में रबर उत्पादक देशों के वितरण को बताएं और इस उद्योग से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों को समझाएं, स्पष्ट करें। जैसा मतलब रबर उद्योग का वितरण, ऐसे जुड़ी हुई पर्यावरणीय समस्या, तो पर्यावरण तो हर जगह जोड़ रहा है और पर्यावरणीय समस्याएं कुछ कॉमन होती हैं, मतलब यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा। 2 साल पहले पूछा था, बड़ा अच्छा प्रश्न था। अब समय के साथ उसका भाव चेंज हो गया है। क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्वेश्चन का सेंस है, शब्दों का हेरफेर होगा थोड़ा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय की खेती पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, बल्कि नाम लिखा था उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम क्षेत्र में किया था, खेती प्रारंभ की थी, लेकिन इसे सफलता पश्चिमी हिमालय में नहीं मिली, क्यों? ठीक है ना। अब ये कहाँ रट कर जाएगा, क्या हम हर फसल को कब ईस्ट इंडिया कंपनी लगाया था, नहीं लगाया था, क्या लिस्ट बनाकर पढ़ेंगे? एकदम नहीं। ऐसे प्रश्न आईक्यू के प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न इसे दिए गए। अच्छा, चाहिए क्या हमें पता है कहवा की खेती कहाँ प्रयोग किया गया, कहाँ सफल हुआ? नहीं पता है। हम हर फसल का कहानी, इतिहास पूरी लिख के तैयार करेंगे, हम उसकी भौगोलिक दशाएं वितरण ही समझेंगे ना। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी तो पढ़ लेंगे, लेकिन हम तैयार करके नहीं रख सकते कि हर फसल की कहानी तैयार करें कि गन्ना का फसल सबसे पहले कहाँ लगा था, सफल हुआ था कि नहीं सफल हुआ था, ये तरीका नहीं है। लेकिन चावल के लिए भौगोलिक दशाएं क्या चाहिए, चाय के लिए क्या चाहिए, कहवा के लिए क्या चाहिए, ये तो पढ़ेंगे ना, दशाएं, वितरण। ठीक। अब चाय एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, उष्णकटिबंधीय अर्थात गर्म जलवायु चाहिए। पश्चिमी हिमालय उष्णकटिबंध है? नहीं है, पहला कहीं गलत हो गया। चाय उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का पौधा है। आर्द्र का मतलब ह्यूमिडिटी चाहिए, वर्षा चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, 150, 200, 200 वर्षा चाहिए। ढालदार भूमि चाहिए, हल्की ढालदार, ज्यादा नहीं, हल्की ढालदार भूमि, ताकि पानी जमे नहीं। ये पानी भी चाहिए, नमी बनी रहे, नहीं जमे भी नहीं। ठीक, कहानी यही। और मिट्टी थोड़ी गहरी चाहिए, गहरी मिट्टी जिसमें गहराई हो, जैसे पर्वतीय मिट्टी हो, जलोढ़ मिट्टी हो, गहरी दोमट मिट्टी हो, और इसे दशाएं में पढ़ा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखिए, पिछले वाली क्वेश्चन के आंसर में अब चाय की खेती पश्चिमी हिमालय में की गई, दोनों जगह ढालदार भूमि है, घाटी है, मिट्टी अनुकूल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पश्चिमी हिमालय में जो जलवायु है वह शीतोष्ण प्रकार का है। शीतोष्ण का मतलब होता है जहां तापमान ज्यादा नहीं बढ़ता और ठंडा प्रदेश है। पूर्वी हिमालय नीचे है, पश्चिमी हिमालय, हिमालय कैसा है पढ़ाऊंगा आगे। हिमालय ऐसे है ना, हिमालय इस तरह से ऐसे कर्व होता है, तो इस उत्तराखंड हिमाचल ऊपर में है और असम नीचे है, तो अक्षांश के हिसाब से असम गर्म प्रदेश में आता है और उत्तराखंड और हिमाचल ठंडे प्रदेश में आता है। काम नहीं किया, तापमान का फैक्टर काम नहीं किया। वर्षा, पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक है, पश्चिमी हिमालय में वर्षा की मात्रा कम है। ठीक है, और इस तरह की बातें हुई। और ऊपर से जब चाय लगाया गया था तो वहां लैंडस्लाइड वगैरह, भूकंप वगैरह हुआ था, उससे चाय के बागान नष्ट हो गए थे। ये पहले की कहानी है। अगर आप पिछले साल, इस साल से न्यूज पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मैं बता ही रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में चाय की खेती सफल हो गई है जबरदस्त तरीके से। आज हिमाचल में चाय के बहुत सारे बागान हैं, तो पुराना प्रश्न पूछेगा नहीं ना, समय बदल गया, स्थितियां बदल गई। हिमाचल की चाय की खूबसूरती यह है कि उसको बनाने से कलर नहीं आता, जो चाय का हम लोग आते थे वो ब्राउन और रेडिश वाला कलर नहीं आता, वो सफेद ही रहता है, वाइटनेस ही रहेगा, लेकिन उसमें सुगंध और स्वाद जबरदस्त है। अब कहानी बदल गई तो क्वेश्चन भी क्या होगा, बदल जाएगा ना, क्योंकि अब जैव तकनीक के युग में हमने ऐसे पौधे विकसित कर लिए हैं, ऐसे बीज विकसित कर लिया है जो शीतोष्णकटिबंध की दशाओं में भी उगाई जा सके। तो प्रश्न भी समय के संदर्भ में पूछा जाता है, और कुछ प्रश्न तो कॉमन है, हर युग में वैसे ही रहेगा जब तक हम लोग एग्जाम चलता रहेगा। ये कुछ क्वेश्चन समय के साथ चेंज होते हैं। मतलब यहाँ आप पढ़ोगे पीटी की तरह ही सब दशाएं वगैरह, लेकिन पूछ रहे यहीं से कि विश्व में चाय के वितरण को बताते हुए चाय उद्योग में या चाय के वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति स्पष्ट करें, क्या मुश्किल है? किस देश से प्रतिस्पर्धा है, कहाँ क्या है, बता देंगे, वितरण बता देंगे, उष्णकटिबंधीय ये भी है। मतलब यहाँ से जो पीटी के लिए पढ़ोगे वो मेंस में भी पूछ रहा है तरीके से, मतलब ज्ञान है तुम लिखते। अच्छा टॉपिक मतलब पढ़ने का, बहुत कॉन्सेप्ट ना होते भी कॉन्सेप्चुअल भी। कृषि के प्रकार, फसल, रसायन, और भारत में फसलों का वर्गीकरण कर देंगे, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, है ना, ये सब। नीली क्रांति तो हम आपको यहीं बता देंगे। और भारत में पशुपालन, अब कुछ टॉपिक लिख रहा हूं जो पेपर थर्ड में दिया हुआ इकोनॉमी वाले सर उसको पढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर कहीं से। अच्छा, पेपर थर्ड का सिलेबस देखो, ध्यान है कुछ पेपर थर्ड में है भारतीय अर्थव्यवस्था वाला और आर्थिक विकास, इंडियन इकोनॉमी करके तो कुछ है ही नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है सिलेबस। अब इकोनॉमिक्स नहीं रहा, अभी भी ठीक है, इकोनॉमिक्स का नाम पढ़ना ही पड़ता है, बैंकिंग, मुद्रा, उसको तो जानना ही चाहिए, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सिलेबस, नॉट इंडियन इकोनॉमी। अभी मैक्सिमम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ाते रहते हैं। और सिलेबस में आप देखिएगा 3 पार्ट में पाठ्यक्रम इकोनॉमिक्स का। एक पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है सबसे बड़ा, आज सिलेबस में देखिएगा एग्रीकल्चर, उससे क्या क्या है, लैंड रिफॉर्म है, भू सुधार, फसल प्रतिरूप, सिंचाई, हरित क्रांति, पशुपालन, और जितनी भी क्रांतियां हैं, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ये सब पेपर थर्ड की इकोनॉमिक्स में डाला हुआ है। और हम आपको पेपर फर्स्ट का ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स वाले सर से हमारी बात होगी, अगर वो इकोनॉमिक्स में इन टॉपिक को टच नहीं करते हैं तो हम टच करेंगे। अगर वो इकोनॉमिक्स के पार्ट में है तो इकोनॉमिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, तो हम उसे यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। स्पष्ट है ना, बात हो जाएगी। मतलब आप उलझन में नहीं, जो सिलेबस जहाँ है ओवरलैप में नहीं करता, ओवरलैपिंग तब करता हूँ जब वहाँ से बोला जाता है, वो बोले कि नहीं सर मैं सब नहीं पढ़ाता, तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं तो हूँ नहीं, क्या क्या बता देता हूँ, फिर भी याद रहना चाहिए लिखा हुआ। जैसे पशुपालन हो गया, फसल प्रतिरूप हो गया, सिंचाई हो गया,
ये अपने आप यह विशेष टॉपिक सिंचाई, हरित क्रांति एवं अन्य क्रांतियां जो भी हैं, नीली श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, ये आपका ये जो टॉपिक है ना यहां हमने जो लिखा है यह पेपर 3 में इकोनॉमी में है। तो इसको यहां मैंने लिख दिया है ताकि ध्यान दें, बाकी जैसा होगा इसे हम देख लेंगे, ठीक है ना। ये तो मेंशन है लगभग, रिसोर्स है और फसल है, कृषि के प्रकार है और अभी खरीफ फसल इस समय आपको बता ही दूंगा। ये तो हमारा मेंशन टॉपिक है, ये इकोनॉमी में मेंशन किया गया, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो लैंड रिफॉर्म, भू सुधार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और भू सुधार तो इतिहास में पूछ दिया था फर्स्ट पेपर में, विनोबा भावे वाला आंदोलन, तो ठीक है उसे कहीं पूछ दे, लेकिन वो पेपर 3 में। तो दूसरा हमारा चलेगा ये पोर्शन यहां तक, यहां पे आके हम देखेंगे, वहां से बात करेंगे, ठीक है। सर पढ़ाएंगे तो उनका हिस्सा वो पढ़ाएंगे। अब इसके बाद आर्थिक पक्ष में बहुत इंटरेस्टिंग जो मेंशन टॉपिक है उसे फोकस करना पहले जरूरी है। वह है, देखिएगा लिखा हुआ सिलेबस में, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उद्योग का स्थानीयकरण। ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक लोकेशनल थ्योरी का चैप्टर है हम लोग का, वहां से जीएस में डाला पहली बार 2013 पहले सब नहीं था, जीएस कैसा पार्ट नहीं था। ऑप्शन में हम लोग थ्योरीज पढ़ाते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, ज्योग्राफी के बच्चे अगर कोई होंगे तो जानते हैं, वेबर, हुबर, स्मिथ, हॉटलिंग, फैक्टर, हम लोग थ्योरीज पढ़ाते हैं। यहाँ थ्योरी नहीं डाला गया, यहाँ मेन थीम डाला गया और यहाँ से 2013 से अब तक 5-6 प्रश्न पूछा जा चुका है। इस बार को छोड़कर हर साल यहाँ से प्रश्न रहा है, आगे भी रहेगा, क्योंकि बड़ा इसका थीम है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है बताता हूँ थोड़ा सा। यह कहता है उद्योगों का स्थानीयकरण, मतलब उद्योग के लिए स्थान का निर्धारण, उद्योग कहीं क्यों लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाने चाहिए, या कोई उद्योग कहाँ क्यों है, इसकी व्याख्या करें। अगर हमें कोई उद्योग लगाना है तो उद्योग के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, स्थान चाहिए, और स्थान कैसा चाहिए, जो उचित हो, जहां उद्योग लगाने के बाद प्रॉफिट हो। अच्छा आजकल मेरी सब चाय ठंडी हो जा रही, सुबह भी हो गई थी, कोई बात नहीं। अब विषय ऐसा बोलते समय चाय कौन दिखता है यार, है कि नहीं, है कि नहीं, चाय ही तो है, जिंदगी थोड़ी है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गया, खत्म हो गया। हाँ क्या मैंने कहा, स्थानीयकरण, हाँ चलो फोकस हो गया, मुझे अचानक ध्यान गया। तो अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान समझिए, पूछा गया चीनी उद्योग हाल के वर्षों में या इधर नवीन चीनी उद्योग खोलने की प्रवृत्ति दक्षिण भारत में लगातार बढ़ रही है, क्यों समझाएं। दक्षिण भारत में नए चीनी उद्योग खोलने की प्रवृत्ति के बढ़ने के कारणों को समझाएं, क्वेश्चन यह है, ठीक है। यह क्वेश्चन मुझे याद है, आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में इकोनॉमिक पढ़े होगे। तो मेरे जमाने में भी प्रश्न था कि चीनी उद्योग उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित हो रही है। कभी किसी नजर में आया लाइन, मतलब 10th में गंभीर विद्यार्थी थे नहीं थे कोई बात नहीं, 10th वाला भूल जाता है बच्चा, लोग सब भूल जाता है, भूल गए थे तो बाद में पढ़ाने याद है, वहां पढ़ाते इकोनॉमिक्स में। चीनी उद्योग उत्तर भारत से दक्षिण भारत को शिफ्ट हो रहा है, इस पे क्वेश्चन इसका मतलब यह था कि एक समय था जब चीनी उद्योग यूपी बिहार में होता था, 1960 तक 65% चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश और बिहार करता था। 60 के बाद 2/3 उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक करने लगा। यूपी भी डाउनफॉल हो गया, बिहार एकदम खत्म ही हो गया। लगभग जो 15-16% उत्पादन करता था 1% से नीचे चला गया। मैक्सिमम चीनी मिलें बंद हो गई, कुछ खुली रही, मैक्सिमम बंद हो गई, यूपी की भी बिहार की, और ये उद्योग शिफ्ट हो गया दक्षिण भारत। इसको शिफ्टिंग करते, शिफ्ट होने का मतलब ये लोग नहीं चले गए, वहां नए उद्योग खुले बहुत सारे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी हिट क्वेश्चन है। अब जो आज के समय में अगर बात करें तो उसके चेंजेस आ रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग गति पकड़ चुका है और बिहार भी उसके साथ साथ गति पकड़ रहा है चीनी उद्योग। उधर नीतीश जी अच्छा ही काम किए हैं, बुरा नहीं कहेंगे, तो अच्छे रहे हैं मुख्यमंत्री, बाकी राजनीति अपनी सबकी उसकी अलग बात है तो उन्होंने अच्छा काम किया था, बिहार में अभी भी कर रहे हैं जितना उनको समझ में आता है तो और यूपी में योगी जी भी अच्छा काम करें उद्योग को लेकर के, बाकी राजनीतिक बातें अपनी जगह। हाँ मतलब उद्योग अच्छा डेवलप हो रहा है और चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश की पॉलिसी को राष्ट्र के हर राज्यों में सराहा गया और यूपी ने चीनी संकुल शुगर कॉम्प्लेक्स की दिशा में आगे बढ़कर चीनी उद्योग में सुधार करना शुरू कर दिया। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा उस तरह से, शिफ्ट हो गया। अब क्या सुधार हो रहा है, उत्तर भारत जो है अपनी पुरानी स्थिति को धीरे धीरे चीनी उद्योग में प्राप्त कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा भी देखिए, तो यहाँ ठीक शिफ्ट करना लिखेंगे, अभी भी उधर ही ज्यादा है, इधर कम है, लेकिन हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में सुधार की प्रक्रिया से उत्तर भारत में चीनी उद्योग फिर अपनी पूर्व की दशा को प्राप्त कर रहा है। यह स्थानीयकरण का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया, सूती वस्त्र उद्योग विश्व का सर्वाधिक विकेंद्रीकृत उद्योग है, क्यों। मतलब सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकेंद्रीकृत उद्योग होने के कारणों को समझा। सिंपल सा क्वेश्चन। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है चारों फैला हुआ, केंद्रीकरण का मतलब होता है कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है। तो सूती वस्त्र उद्योग दुनिया का ऐसा उद्योग है जो लगभग सभी देशों में है और भारत में लगभग सभी राज्यों में। इस तरह के प्रश्न यहाँ से आते हैं। अभी पूछा गया था लोहा इस्पात उद्योग क्या स्थानीयकरण की नवीन प्रवृत्तियों को समझाएं कि लोहा इस्पात उद्योग का जो ट्रेंड है वो क्या है नया। पहले क्या था, लोहा इस्पात उद्योग या तो लोहे के क्षेत्र में होते थे या तो कोयले के क्षेत्र में होते थे या जहां लोहा कोयला दोनों है। भारत के जितने बड़े उद्योग है लोहा इस्पात के, उनमें विशाखापट्टनम को छोड़ दीजिए, पहले वाले इधर 2-3 खुले हो तो बात की बात है, पहले वाले या तो लोहे के क्षेत्र में है या तो कोयले के क्षेत्र में, या दोनों के बीच में, चाहे बोकारो हो, भिलाई हो, राउरकेला हो, सलेम हो, कोई भी ले लीजिए, दुर्गापुर हो, वर्णपुर हो, कुल्टी हो, सब कोयला या लोहे के क्षेत्र में। नई प्रवृत्तियां क्या है, बंदरगाहों पर खुल रही। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन, तो यहाँ ये एरिया क्वेश्चन का, ये तो सिंपल अलग अलग। आप इकोनॉमी में पढ़ते हो प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या क्या होती है, जैसे पशुपालन, मत्स्य जो हम पीछे पढ़ भी रहे थे, यहाँ पे पढ़ाऊंगा पशुपालन मत्स्य वगैरह से यहाँ पढ़ाऊंगा, और मछली हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी वन आधारित अर्थव्यवस्थाएं, कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं और खनन, माइनिंग को भी रखते हैं प्राथमिक। माइनिंग वगैरह सब प्राथमिक में आता है। भारत में माइनिंग को रखते हैं सेकेंडरी। भारत में माइनिंग खनन क्या है, उद्योग में शामिल किया गया है। आप देखिए उद्योग के साथ खनन के डेटा आते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। माइनिंग प्राथमिक सेक्टर है दुनिया में, या इकोनॉमिक्स के हिसाब से माइनिंग जो है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी इंडस्ट्री। कृषि, पशुपालन ये सभी प्राइमरी सेक्टर है। मत्स्य सेकेंडरी हो गया, इंडस्ट्री जो हो गया जिसमें कारखाना होता है, औद्योगिक क्षेत्र जो कारखाना प्रति, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जितने खनिज आधारित उद्योग हैं वो सब, निर्माण विनिर्माण मशीनरी सभी उद्योग किसमें आ गए, सेकेंडरी में। मोटर वाहन उद्योग, कार उद्योग सेकेंडरी, मोटर वाहन पूछेगा, ऑप्शन में पूछ चुका है। भारतीय मोटर वाहन उद्योग तेजी से फैल रहा है।
तृतीय में क्या गया? सर्विस सेक्टर, जैसे बैंक, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना संचार, प्रबंधन, सब। ठीक है। अब यूपीएससी का क्वेश्चन बताता हूँ, पेपर 3 में आया था। बात ये नहीं किस पेपर में आया, बात यह है कि आपकी अवधारणात्मक समझ बनी है तो जहां पूछा जाए वहां लिखिए। क्वेश्चन का लेवल बता रहा हूँ क्या है, खूबसूरत क्वेश्चन था मेंस का। पूछा गया कि सामान्यतः अर्थव्यवस्थाएं प्राथमिक द्वितीय उन्मुख होती हुई सेवा उन्मुख होती हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं। समझाएं, विवेचना करें, कुछ था ऐसा, जोड़ दिया कुछ। सामान्यतः अर्थव्यवस्थाएं, आप भी समझिए, देश का ये बहुत की पॉइंट है देश के लिए, हमारे देश के लिए। सामान्यतः अर्थव्यवस्थाएं प्राथमिक द्वितीयक या औद्योगिक उन्मुख होती हुई सेवा उन्मुख होती हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं। अब देखो, ये भूगोल भी है इसमें, इकोनॉमी भी है इसमें। इससे मतलब यूपीएससी के टीचर को जो ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सब पढ़ाता है, उसको थोड़ा तो क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल होना ही पड़ेगा। इतिहास वाले को छूट दी जा सकती है, हाँ उनको दी जा सकती है, क्योंकि आपका रेंज है, कोई दिक्कत नहीं। उनको इकोनॉमी से नहीं जोड़ा जाता, हालांकि जबरदस्ती आजकल बोला जाता है कि मौर्य प्रशासन की अर्थव्यवस्था वर्तमान की इकोनॉमी से किस तरह से मेल खाती। लीजिए, दिमाग खराब कर दिया आपका, इससे वहां भी डिमांड बढ़ रहा है, देख रहे हो ना। ऑप्शन में खास करके जीएस में तो उतना नहीं। खैर, हम अपने एरिया में आते हैं। अब देखिए भारत की बात करें, आपको शायद पता हो, जीडीपी में, जिसको जीवीए कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धन, यही है वर्तमान का जीडीपी, राष्ट्रीय सकल उत्पाद, जीडीपी। ठीक, जीडीपी क्या होता है? जो पूरा हमारा राष्ट्र का संपदा जो उत्पाद, उसको जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान भारत में किस सेक्टर का है? सेवा का, सर्विस सेक्टर का। करीब 50-52 से 55-57% हर साल वेरी करता रहता है, ये 50% से ऊपर है। सर्विस सेक्टर भारत में सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर है। बैंक, बीमा, होटल, सब आगे, पर्यटन, जो सेवाएं हैं, हम लोग भी कोचिंग से शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी सेवाएं हो गई, सर्विस सेक्टर। सेकंड में आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसे माइनिंग भी भारत में डाला हुआ है। गवर्नमेंट का डेटा जो इकोनॉमिक सर्वे का है, मैं पढ़ता हूं, इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना चाहिए। मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ता ही पढ़ता हूं, इंडिया पढ़ता ही पढ़ता हूं। राष्ट्र को उसके बगैर समझा ही नहीं जा सकता। डेवलपमेंट के लिए नेताओं पर निर्भर थोड़ी रहना है। गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है नेशनल सैंपल सर्वे का, वो पढ़ेंगे ना। ठीक, तो पढ़ना, आपको पढ़ना है। नहीं समझ में आए तो और पढ़ना है, जो चीज नहीं समझ में आए उसको और पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते सब समझ में आ जाता है। एक बार में नहीं समझ में आएगी इकोनॉमिक सर्वे, आपको पढ़ना है। यूपीएससी करना है तो पढ़ना है, ठीक है। कोई कितना भी मना करे, आपको पढ़ना है। मना करके 10 साल से रिजल्ट खराब कर दिया लोग। यस, मुखर्जी नगर को हम लोग कब से जान रहे हैं? 94 में तो मैं दिल्ली आया था। 94 जन्म भी नहीं हुआ होगा, समझ रहे हो। 99 से पढ़ा रहा हूँ, 99 से केवल सिविल वालों को पढ़ा रहा हूँ। मेरी खुद ही 3 अटेम्प्ट बचे हुए थे, तब से पढ़ाना शुरू कर दिया था सिविल वालों को। पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था, तो एक लगाओ पढ़ाने में, फिर इसी में रह गया। चलिए, वो साल कहानी है। मतलब मैं बोल क्या रहा था, मैं बोल क्या रहा था, हाँ हम इसी में हूँ, सर्विस सेक्टर। यस, अब जीडीपी भी था तो मैं, हाँ तो लोग 2010 तक, मैं बोलना क्या चाह रहा था, 2010 तक, उसके पहले तक आपको पता है हिंदी माध्यम का रिजल्ट कितना परसेंट था? बताइए, आपको पता होना चाहिए, आपका इतिहास मौर्यकाल नहीं। हाँ 40%, 45% भी। 100 में से 40 बच्चे, 45 बच्चे हिंदी माध्यम के होते थे। हम ही लोग थे, छाए हुए थे। 100 में 45-40 कम होता है क्या? बाकी सभी माध्यम। ये कौन कर रहा था हिंदी माध्यम? हम लोग क्या, इसी मुखर्जी नगर में उस समय 2 ऑप्शनल होता था। हम लोग तो 2 ऑप्शनल पढ़ाते थे, ऑप्शनल से पीटी पढ़ाते थे। ज्योग्राफी से प्रीलिम्स 120 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ज्योग्राफी में 100+ में सिलेक्शन होता था पीटी में। इतिहास में 75-80 में हो जाता था, क्योंकि उसमें ज्यादा बच्चे बैठते थे, तो रेशियो के हिसाब से उसमें कट ऑफ कम जाता था, प्रीलिम्स में ज्योग्राफी में ज्यादा जाता था, तभी बच्चे क्वालीफाई करते थे। और बड़ी संख्या में मेंस देते थे। और क्लास जैसा पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम से बच्चों का रिजल्ट होता था। 2010 तक के सेमिनार जो हम लोग करते थे अपने इंस्टीट्यूट से, ऑप्शनल के टीचर ऑप्शनल पढ़ाते थे। हम लोग जीएस में नहीं पढ़ाते थे। हाँ, उसके पहले 2005 में हम लोग जीएस की टीम थी, उसमें मैं भी सर के साथ जुड़ा हुआ था, दृष्टि में 2005 से मैं यहाँ जुड़ा रहा हूँ। फिर बीच में अपना रास्ता, जैसे ऑप्शनल पढ़ाने वाले टीचर ऑप्शनल पढ़ा रहे थे, तो क्लास से रिजल्ट होते थे 8-10 रिजल्ट। नहीं, कहीं बैच से जुड़ा हुआ बच्चा रिजल्ट देता था, कुछ पहले पढ़ा हुआ, दोबारा कोचिंग ज्वाइन किया या क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, और रिजल्ट होता था 40-45%। मतलब टॉपर हम लोग को ढूंढना नहीं पड़ता था हिंदी माध्यम। टॉपर आके इंस्टीट्यूट में बैठा रहता था सर, हम लोग जो कंप्लीट करता था, फिर लोग खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं साथ में, चूंकि बेचारा आता रहता था हमेशा कुछ में। 10 के बाद रिजल्ट धीरे धीरे कम, 2012 तक रिजल्ट है। 13 से रिजल्ट खराब होने लगा, गिर के चला गया 2.5%, 2%। कैसा डाउनफॉल है सोचिए। 100 से गिर, 40-45 से गिर करके 2 हो गए। इस बार थोड़ा ठीक हुआ, 4% पे गए हैं, कहा 40। हमें वापस लाना ही है, उस लेवल का पढ़ना होगा। तो जो हम लोग समझते हैं क्या बात हुई, जैसे सीनियर टीचर सब बैठते बात करते हैं ना, ये प्रोफेसर इसलिए बात होनी है। एक तो कहते कि बाढ़ आ गया, बहुत सारे सोर्स हो गए, पढ़ाने के सोर्स भर गए, इतनी किताबें, यूट्यूब, गूगल, इतने सारे टीचर्स हैं। अभी हर कोई टीचर है, पीडीएफ सिस्टम ने सबको टीचर बना दिया। पीडीएफ समझते हैं ना, पीपीटी, हाँ पीपीटी है, हर यूट्यूब पर हर कोई पढ़ा रहा है। नहीं, पीपीटी पढ़ के पढ़ा रहा है, सब टीचर बन गए। आप भी बन सकते हो। हाँ, नोट्स है, किताब है, उसको पीपीटी बनवा दो, स्क्रीन पे ले आओ, समझा हुआ है, देख देख कर बोलते जाओ, क्या दिक्कत है? अरे बोलने आना चाहिए, नहीं बोले पढ़ने आना चाहिए। पीपीटी पढ़ने आ गया टीचर, यूट्यूब में क्या यही किया ना ज्यादातर। अच्छा, बच्चे जो है मेन सोर्स की तरफ जाने की बजाय सब्सिडी सोर्स की तरफ चले गए। ये गंभीर बात है। मेन सोर्स का मतलब हम लोग जिस सोर्स से पढ़े, और हम लोग पहले की पीढ़ी में जिस सोर्स से पढ़कर टीचर बनी, हमसे पुराने टीचर भी तो थे, जब हम इस फील्ड में आए थे नए, तो बहुत सारे सीनियर टीचर्स थे, अच्छा पढ़ाते थे, सब उनका सोर्स जो था, हम लोगों ने उसी सोर्स को पढ़ा। उनके पढ़ाई हुए को पढ़ने के साथ साथ हमने उन सोर्स को पढ़ा, तो जो सोर्स है उससे बच्चे धीरे दूर हो गए। तो आप क्या पढ़ रहे हो? सोर्स के बाद उससे जो किताबें बनी, बाद में चुटकुला बनी। चुटकुला किताब में कहता हूँ, जो शॉर्ट में बना दिया जाता है, वो चुटकुला किताब में कहता हूँ, सब बच्चा वही किताब पढ़ा जाता है। तो बोलिए जो उस लेवल का कॉन्फिडेंस है या कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? अच्छा, ऊपर से लोगों ने कहा ये शुरू कर दिया, मैं जो पढ़ाता हूँ इससे बाहर आएगा ही। बच्चे और खुश, बड़े खुश होते हैं, 200 पेज का नोट्स दे दो, अब बोलो इससे बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आ भी जाता है, आ भी जाएगा, लेकिन आप उसमें से वो समझ बना ही नहीं पाओगे कि आप लिख दो। लिखना आपको है ना, तो रिजल्ट धीरे धीरे हो गया खराब। लोग कारण कुछ भी तलाशे, मैं कारण नहीं मानता। तो सही चीज पढ़िए, बाजार के कोई भी मैगजीन उठा के मत पढ़ने लगिए। आज हर कोई राइटर है, ऑथर है, हर कोई टीचर है।
क्योंकि पूरा का पूरा एकदम सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया ने चीजों को एकदम तहस नहस कर दिया। तो गूगल से पढ़ते हैं, गूगल से भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हमें कोई स्थान मिल नहीं रहा, कॉन्सेप्ट गूगल थोड़ी है। तो अच्छे ऑथर का क्या मतलब, जो अच्छी पुस्तक रिसर्च पेपर छपा है वो सब कुछ पढ़ना है। जैसे इंडिया बुक पढ़ने में कहा तो पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, कोई कितना ही मना करे आपको पढ़ना है, इससे पढ़ना है क्योंकि आपको एग्जाम में चैलेंजिंग क्वेश्चन लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में वापस आते हैं, क्या है क्वेश्चन, अब देखिए जीडीपी में योगदान किसका ज्यादा, सर्विस सेक्टर का, ठीक। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भारत का सेवा उद्योग विकसित अवस्था में है या विकासशील अल्पविकसित अवस्था में, ठीक, दोनों को मान लीजिए, विकासशील या विकसित भी कह सकते हैं। भारत का सर्विस सेक्टर विकसित अवस्था में नहीं है। चलिए चेक करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय अच्छा है, शिक्षा वहीं से शुरू की, शिक्षा ढंग का एक प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी नहीं है। प्राइमरी हेल्थ ब्लॉक लेवल में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ भी सुविधाएं हैं ढंग की, नहीं है। जिला स्तर के अस्पताल में भी ढंग की सुविधाएं या मशीनरी नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य हो गया, यही वजह इसका शिक्षा स्वास्थ्य दोनों गायब है। सबसे मजबूत पक्ष होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों हमारा सबसे कमजोर सेक्टर है। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखिए लेवल उसका बड़े लेवल पे है, बड़े बड़े। हाँ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल अच्छे हैं, उसके लिए आप एम्स जैसे हॉस्पिटल आने पड़ेंगे, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है, क्या उसको डिजिटल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं है। क्या हमारे सरकारी स्कूल को डिजिटल नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। वहां भी टीचर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाता, ठीक है, सब बच्चे के टेबल पे कंप्यूटर नहीं होता, ये कंप्यूटर का पूरा क्लासरूम होता, 5-6 कंप्यूटर ही होता, सब लोग पढ़ते, उसे देखते, नेट यूज करते, ये होना चाहिए ना। प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में है ना सब सुविधाएं। चलिए बैंकिंग सेक्टर, अभी जन धन योजना नहीं आता, योजना नहीं आती इस देश के लोगों के पास, तो एक खाता तक नहीं था, अकाउंट तक नहीं था, आधार नहीं बनता, पहचान पत्र तक नहीं था, राशन कार्ड में किसी का भी नाम लेकर राशन ले रहे थे, जो गुजर गया उसका भी नाम है, उनका भी चावल आ रहा है, गेहूं आ रहा है। देखो खेल देखो ना। बीमा, इस देश में लोगों के पास अपने स्वास्थ्य का बीमा तो छोड़िए, जीवन बीमा भी नहीं था। तो बैंकिंग सेक्टर, बीमा सेक्टर बूम कैसे करेगा। गांव में लोगों के पास खाता नहीं है, खाता इसलिए नहीं, खाता खुलवाने के पैसा भी नहीं है, और पैसा नहीं तो जमा क्या करेंगे भाई, तो खाता क्यों खुलवाएंगे। बीमा जिंदगी की कीमत ही नहीं, बीमा क्यों करवाएंगे, तो बीमा कहां से करवाएंगे। तो बीमा सेक्टर कैसे बूम करेगा। वो तो आबादी इतनी बड़ी है कि कुछ मध्यम संपन्न वर्ग और सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें कुछ कंपलसरी करके बैंक बीमा का सेक्टर भारत में आगे बढ़ता रहा। लेकिन क्या भारत की बीमा और बैंकिंग सेक्टर की क्षमता इतनी है, नहीं। अब सोचिए, कहानी आगे बढ़ाता हूं। प्राइमरी सेक्टर यदि डेवलप, दुनिया के इकोनॉमिक का जो मॉडल है ना उसका अध्ययन हम लोग जब करते रहे हैं, तो जो बातें समझ में आई और नहीं भी कभी तभी समझ में आई। जो नहीं कि अमेरिकी मॉडल पढ़ी, बिना मॉडल के सब मॉडल समझ में आता है। आप छोटी सी उदाहरण लीजिए, हम लोग गांव के लोग हैं, हमारी खेती एकदम शानदार है, सिंचाई की सुविधा है, ध्यान समझना, सिंचाई की सुविधा, वर्ष भर सिंचाई कर सकते हैं, बाढ़ मुक्त क्षेत्र है, सूखा मुक्त क्षेत्र है, हम वर्ष में किसी भी मौसम में सिंचाई कर सकते हैं। और बिजली विद्युत हमारा 24 घंटे है। चाइना में क्या है, 24 घंटे विद्युत है, हमारे 24 घंटे बिजली है, सिंचाई की सुविधा है, मिट्टी हमारी उर्वर है, हम वर्ष में 3 फसल लगाएंगे कि नहीं। हमारे 3 फसल का मौसम है, खरीफ जो अभी चल रहा है, चावल, इसके साथ बहुत सारी फसल, शीतकाल में रबी की फसल गेहूं और बहुत सारी दलहन जैसे फसल, और बीच में जायद जो हम फरवरी मार्च में लगाते हैं और वर्षा काल के पहले तैयार हो जाता है, कीड़ा ककड़ी जैसे बहुत सारे तरबूज। किसान 3 फसल लगाएगा तो बोलिए उसकी आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अगर फसल शानदार है और हमने फसल है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा दी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, हम सभी कृषि उत्पादों को ना तो खा सकते हैं ना प्रिजर्व करके रख सकते हैं। खूब सारा टमाटर हो रहा है, सड़ जाता है, तो देखो टमाटर, मैं बता दिया मेरा भाव क्या है, जो बड़ा मजाक में लेते थे, अब चुन चुन के लेते हो ना, 3 टमाटर 2 टमाटर, तो आधा नहीं बिक रहा है, आधा भी ले, समझिए ना। हाँ जैसे मटन मीट कटवा के लेते आधा, तो आधा टमाटर दो भाई साहब, तो छोका मारना है, आधा को चाहिए कम से कम 20 का एक, 20 का एक, ठीक बोल रहे हो। क्यों, क्योंकि टमाटर जब हुआ तो हमारे पास तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कोल्ड स्टोरेज है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता तो ही टमाटर बन जाता, कच्चे टमाटर का सॉस बनता है, प्योरी कहते हैं, वो कच्चा टमाटर ही है, जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है उसका पेस्ट बनता, सब पैकेट में होता, अभी उसी पैकेट को खोलते आप डाल देते टमाटर सब्जी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अभी सिलेबस में शामिल किया गया, पेपर 3 में लिखा हुआ है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मैं भूगोल में सब बेस बन जाएगा आपका, मेरे साथ बेस बन जाएगा, बेस का बहुत सारी बातें हो जाएंगी, इनसे लिख सकते हो, पेपर 3 जाते जाते तो बात की बात है, तो उद्योग डेवलप हो जाएगा। चलिए दूसरा समझिए, पशुपालन, हम लोग गांव में हैं, खेती भी हमारी शानदार हो रही है, हम सब्जी बेच रहे हैं, चावल गेहूं वगैरह बेच रहे हैं, हमारे यहाँ पशुपालन भी है। क्यों भाई, जब अपना अनाज है, अपनी खेती है, तो पशुओं को हरा चारा खिलाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो ऑर्गेनिक चारा खिलाएंगे, तो हमारा ऑर्गेनिक मिल्क प्रोडक्ट दूध भी बेच रहे हैं, बाजार में जा रहा है, डेयरी है, डेयरी इंडस्ट्री डेवलप है, डेयरी इंडस्ट्री में हमारा दूध जा रहा है, मत्स्य पालन, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जान होती है, नाम ये प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब आधारभूत। हम इसे समझते हैं बेकार सेक्टर, गरीब सेक्टर, नहीं, हम लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि हमने प्राइमरी सेक्टर को गरीब बने रहने दिया। प्राइमरी सेक्टर किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार होता है। एक अमेरिकन खेती में भी अव्वल है और वहां से खेती करता है, शानदार खेती करता है, और वहीं उनका घर भी होता है, और वहीं पशुपालन करते हैं शानदार, बकरा बकरी पालन भी करता है, वह पोर्क भी बेचता है, बीफ भी बेचता है। ठीक है, आपको अपनी संस्कृति के हिसाब से कुछ चीजें नहीं करना है, मत कीजिए, ये विकल्प बहुत है ना, धर्म और संस्कृति के हिसाब से आपके पास विकल्प भी तो है। सरकारी इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा, सरकार बार बार बोली बकरा बकरी पालन कीजिए, गॉड फार्मिंग कीजिए, एक बकरा, तो आपने अगर इस सेक्टर को बड़ा कर लिया, कितनी आय है इसमें, बड़ा इनकम है। जो प्राइमरी सेक्टर डेवलप हुआ, इसी से जो कच्चा माल तैयार हुआ वो चला गया सेकेंडरी सेक्टर में। अब जो हमारा प्राइमरी सेक्टर डेवलप है तो हमारे पास पैसा आ रहा है ना, पैसा जब आएगा तो बैंक में जमा करेंगे, पैसा जब आएगा बीमा भी करवाएंगे, जीवन की कीमत हो गई ना, तो लाइफ स्टाइल अच्छा हुआ, पैसा आएगा एजुकेशन में खर्च करेंगे, हेल्थ में खर्च करेंगे, तो सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है। प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर बूम किया, प्राइमरी सेक्टर मजबूत है तो रॉ मटेरियल यहीं से जाता है ना, उद्योग लगे, पशु आधारित उद्योग। अच्छा, पशु पालन और दूध निकालना प्राइमरी है, डेयरी इंडस्ट्री सेकेंडरी है, इंडस्ट्री हुई बड़े बड़े मशीनों से डेयरी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सेकेंडरी है। चावल गेहूं प्राप्त करना प्राइमरी है, कपास प्राप्त करना प्राइमरी है, लेकिन जैसे ही उसमें हम पैकेजिंग में जाते हैं, प्रोसेसिंग में जाते हैं, सेकेंडरी है, यहीं से सेकेंडरी डेवलप हुआ। इतना जब डेवलप होगा तो आप सोचिए उस ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कितने अवसर बनेंगे। प्राइमरी सेक्टर में डायरेक्ट रोजगार,
उसका ढुलाई, रखाई, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, विपणन, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सबके रोजगार के अवसर हुए कि नहीं हुए? यह है रोजगार। फिर सेकेंडरी सेक्टर में इतना रोजगार मिला। अब दोनों सेक्टर अगर बूम है, बूम कर चुका है, तो बोलिए बैंक में पैसा ज्यादा जाएगा, बीमा में ज्यादा जाएगा, पैसा रहेगा तो होटल में भी खाएंगे। अच्छे होटल में सब लोग, होटल खाना भी अच्छा थोड़ी होता है, अगर सब लोग यही बोले तो होटल वाला बेचारा बैठ जाए, सब दुनिया में करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे दिन में। होटल भी तो चलना चाहिए, बड़े बड़े होटल, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 0 स्टार, वो तो हाँ कोई स्टार नहीं है, ढाबा ढाबा वाला उसका भी आनंद है। सब कैसे चलेगा बताओ? सब लोग अगर तो होटल में कौन खाएगा? शौक से पर्यटन कौन करेगा? टूरिज्म। सरकार बोलती टूरिज्म बहुत, कई देश के टूरिज्म में चल रहे हैं। सऊदी अरब इसमें चल रहा है, मेनली टूरिज्म ही चल रहा है ना। दुबई का मेन व्यवसाय क्या है? टूरिज्म। पहले कुछ और था टूरिज्म, सिंगापुर टूरिज्म, श्रीलंका पूरा टूरिज्म, मालदीव टूरिज्म, और बाकी देशों में टूरिज्म हर जगह। चाइना में टूरिज्म भारत से कई गुना आगे, पढ़िएगा, चाइना का टूरिज्म भारत से कई गुना आगे है, जबकि भारत के पास संभावनाएं ज्यादा है। इधर हम देखें भारत में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। टूर कौन करेगा? ट्रिप कौन लेगा? आप 10 साल में घूमिए, 20 साल में घूमिए, लाखों में घूमिए, वो पैसा तब हम खर्च करेंगे जब हमारे पास अतिरिक्त पैसा होगा। रहन सहन जीवन शैली के साथ अब हमें लगता है बहुत काम किया, सब कुछ ठीक है, चलो थोड़ा सा बाहर घूम कर आते हैं। जिसको धार्मिक पर्यटन करना धार्मिक करे, पर्यावरणीय करे, इको टूरिज्म करे, बीच टूरिज्म करे, जहां जाना है वो पैसा, कितना बड़ा व्यवसाय डेवलप होता है, तब सर्विस सेक्टर बूम होती है। अब सोचिए इतना अगर व्यवसाय होगा तो सरकार के पास टैक्स ज्यादा आएगा, जीएसटी ज्यादा आएगा, खूब पैसा आया। अब सरकार क्या करेंगी? अगर भ्रष्ट नहीं है तो भ्रष्ट तब भी करेंगी, क्योंकि पैसा आखिर खर्च कहां करना है। भले उसमें उनका कट ज्यादा होगा, अलग बात है, लेकिन तभी काम होगा। इनकम होने पे सरकारी कुछ तंत्र भ्रष्ट भी हो जाए तभी काम तो होता ही होता है। तो सरकार शानदार सड़कें बनाएंगी, गांव-गांव में अच्छी लेन की सड़कें होंगी, रेलवे का ट्रैक चेंज होगा, मजबूत ट्रैक बनेगा, ढंग का ट्रैक बनेगा, हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, सी पोर्ट बनेगा, विशेष बहुत डेवलपमेंट हो, स्कूल के बिल्डिंग बेहतर होंगे, और जो हमने कहा स्मार्ट क्लासरूम, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में निवेश कर पाएंगी गवर्नमेंट। अभी क्या है भारत सरकार के साथ समस्या कि सरकार को पैसा ऐसे क्षेत्रों में खर्च करना पड़ता है जहां से कोई आय नहीं है। एक बहुत बड़ी संपदा राष्ट्र की ऐसे क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है जिससे कोई आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन चूंकि सोशल सेक्टर में बहुत पिछड़ेपन है, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, तो हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें वहां निवेश करना पड़ा है। जैसे किसान सम्मान निधि में, बात समझिए, छोटी छोटी बातें, 6000 साल का सरकार दे रही है। ऐसे सोचिए बहुत कम पैसा है, एक किसान परिवार के लिए 6000 क्या है? कम है। लेकिन जब एक बार रिलीज करती 2000 वाली, कितना 1000 करोड़ खर्च होता है? अभी रिलीज हुआ कितना 1000 करोड़ था? कौन पढ़े पेपर में? पढ़ाई लिखाई करना है, न्यूज पढ़ना है, विषय तक बंधे नहीं रहिएगा। होता है जो विषय टीचर है उसी बंद के रहेगा, नहीं, वो तो विषय माध्यम है, पढ़ना सब कुछ है। करीब मुझे ध्यान है 18-19 हजार करोड़ रुपया अभी रिलीज किया गया। 2000 भी दिया जा रहा है किसान को एक बार में, 18-19 हजार, मतलब 3 गुना करिए, 54-55 करोड़ साल का किसान सम्मान निधि में। अब हम कहेंगे अरे कोई पैसा थोड़ी है, 2000 से क्या होगा? देश के ऊपर तो 55,000 करोड़ का दबाव है। दोषी सरकार ही है। अगर हमने अब तक गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास को लेकर के ठोस कदम उठाया होता, ग्रामीण रोजगार, कृषि विकास, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वरोजगार, ये सब के अवसर बनाए होते, तो आज यह दबाव सरकार के ऊपर नहीं होता। मुझे याद है कि आपको पता होगा कि 5वीं योजना में गरीबी हटाओ की बात की गई, 6ठी योजना में इंदिरा जी ने एकदम नारा दिया, गरीबी हटाओ, नारा के रूप। 6ठी योजना, 12वीं योजना गुजर गई, योजना आयोग भी खत्म हो गया, नीति आयोग आ गया। ये गरीबों की संख्या में इधर देखा आया, कुछ कमी आई है, इतने करोड़ गरीब कम हुए हैं, कुछ करोड़ कम हुए हैं, लेकिन गरीबों का प्रतिशत घटा है, गरीबों का आकार तो बढ़ ही रहा है। गरीब जनसंख्या गरीब बच्चा पैदा करती है। बोल रहा हूं, बच्चे का कोई दोस्त है बताओ? बच्चे का कोई दोस्त है? कोई दोस्त नहीं है। उसको क्या पता है कि मेरा बाप जो है वो गरीब है? उसको पता होता तो बोलता नहीं आना है मुझे, रहने दो यहीं। हाँ, गरीब जनसंख्या गरीब बच्चा पैदा करती है, और वो गरीब बच्चा भी गरीब ही रह जाता है क्योंकि उसके पास कोई बेसिक सुविधाएं नहीं है। ठीक है, हाँ छोड़ो। अब जनसंख्या में क्या कहा? परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी जो है वह कमा, लेकिन आकार जनसंख्या भी तो हमारी 140 करोड़ हो गई। तो अगर गवर्नमेंट का डेटा ले ले, 22.5% भी मान लें, तभी कितने गरीब हो गए? 22 करोड़ तो गरीब हो गए, और 40 का भी 22% ले लो, समझ रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा है। आप गरीबी का डेटा पढ़िए, जानते हैं कई बार बड़ा दुख होता है, डेटा आया गरीबी का आकलन, अरे सरकार आज तक गरीबों का आकलन नहीं कर पाई है, कोई भी सरकार अभी तक। परिभाषा गरीब का सुनिए, आपको अगर याद हो मदद कीजिएगा। जो व्यक्ति जो है शहरी क्षेत्र में 32 रुपया रोज कमाता है, गरीब नहीं है। 32 का तो पान खा के थूक देता है। बोलो, मैं बोलता हूँ, एक ढंग का पान से 50 रुपये का आता है हमारे मॉल में, 50 रुपये का पान आता है मीठा वाला, बेचारा पान भी नहीं खा सकता, मजाक है। 32 रुपया, और गाँव में 26 रुपया, ये ना 26-27 कुछ। हाँ वही 27, ठीक है। एक आदमी क्या हुआ, गाँव में बेचारा रात को आया, गरीब था, वो 27-28 रुपया उसको उसी बचा उसे आके सो गया था। सोच कर दरवाजा खटखटाया तेज, उठो उठो भाई, मैं कहा सोच तंग कर रहे हो? बोला तुम पढ़े नहीं क्या? तो पढ़ा लिखा था, पेपर देखो तुम तो अमीर हो गया। बोला कि रात को सोए थे गरीब थे, सोए अमीर कैसे हो गए? बोला देखो पढ़ो, तुमका 27 रुपया कमाया था ना, अब जो 27 रुपया कमाएगा गरीब नहीं रहेगा, चलो पाती दो। ये सब मजाक है ना, ये सब मजाक है। ये सब एकदम से मैं क्या करूँ, जोक है। परिभाषा बदल दीजिए और गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर दिखा दीजिए। मतलब आप संविधान का प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ, है ना, सब कुछ उपलब्ध होगा। गरिमामय जीवन का वादा संविधान ने हमें किया है। गरिमामय जीवन का मतलब होता है कि जीवन की जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो गरिमा के साथ प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो। शिक्षा नहीं, अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं, सुरक्षित स्वास्थ्य, भोजन नहीं, पोषण, पोषित भोजन, ये नहीं चावल बनाया, पानी डाला या चावल खौला दिया, मार जानते हो? हाँ, मार भात, नमक डाला, मिर्च डाला, पेट तो भर ही गया। हम लोग कहते भूखमरी या कुपोषण, पोषण, बेहतर भोजन। लड़ाई बहुत बड़ी है राष्ट्र की। तो अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन और स्वच्छ आवास। स्वच्छ आवास, आवास नहीं,
स्वच्छ आवास, प्रधानमंत्री जो आवास योजना में लोगों को घर दिया जा रहा है। ये छोड़िए ना गांव देहात छोटे शहर, दिल्ली में रात को कभी घूम जाइए, फुटपाथ पर सोए हुए लाखों लोग, हजारों नहीं लाखों लोग फुटपाथ पर सोते हैं। मैं तो डर जाता हूं कई बार, डिवाइडर पे सोते हैं। करवट भी बदल दिया ना, तो सलमान खान का कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, करवट बदल दिया नीचे। अभी रेलवे कई बार आप देखिए रात को आते जाते आपको नजर आएंगे, वो डेंजरस। मैं एक बार क्या देखा, पहले की बात है 4-5 साल बाद, इसमें ट्रेन से आया था और इलाहाबाद वगैरह कहीं से आया था, तो डिवाइडर पे गमले रखे हुए थे लंबे लंबे, तो ऐसे इतना बड़ा गमला था सीमेंट का, गमला में एक भी पेड़ नहीं था, सब गरीब सोए हुए थे। सरकारी देख नहीं रही है, सरकारी देख रही है ना, सड़कों से कौन नहीं गुजरता है, मंत्री, न्यायाधीश, पुलिस ऑफिसर, डीएम, सब लोग गुजरते हैं, लेकिन ढंग की योजना नहीं। खैर, समस्या गंभीर भी है लेकिन संभावनाओं से भरी हुई है। दोनों बातें, कमियों को स्वीकार करते हुए संभावनाओं की तरफ जब जाएंगे तब सही दिशा कहलाती है। इससे भी कमियों को भी पहचानना है और विकास की संभावना को भी देखना है। अगर ये डेवलप होता, ये और डेवलप होता, तो सर्विस सेक्टर हमारा क्या होता, शानदार होता। बैंक में खूब पैसा जाएगा तो बैंक क्या करेगा, खूब लोन देगा, ब्याज देगा, विकास बेहतर होगा। तो सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। खैर, यहाँ हमारा सिलेबस यहाँ तक है आपका, इसे भी काम करेंगे जितनी जरूरत होगी। तो यही है हमारा सफर पाठ्यक्रम का, और मैं अपने हिस्से में अपना काम करवा दूंगा ढंग से। और ये वाला हिस्सा इकोनॉमी वाले सर नहीं तो फिर मैं देखूंगा बात करके जैसा होगा आपका करवाया जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़िए थोड़ा सा 10 मिनट और बैठे हैं तो मैं थोड़ा सा फटाफट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, इसमें ज्यादा टाइम मिलेगा, 9 बजे लोग छोड़ेंगे। कल से आपको तो पहले ही आना है। देखिए इस साल का क्वेश्चन है, शायद हिस्ट्री वगैरह में देखा होगा थोड़ा बहुत। मंदिर है हमारा नहीं है, सिपाही है हमारा नहीं है, औपनिवेशिक भारत है, ज्योग्राफी नहीं है, ठीक। प्राथमिक चट्टान की विशेषता ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। सिंपल सा क्वेश्चन, प्राथमिक चट्टानों की, मैं पढ़ दे रहा हूँ, दिखाई नहीं देगा, इसको कितना जूम करूंगा नहीं दिखेगा। पूछा गया प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं और प्रकारों को बताएं। एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी के चट्टान चैप्टर से था। 3 प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें और सारी चट्टानें रूपांतरित चट्टानें। जो आग्नेय होती है वो प्राथमिक चट्टान होती है। फिर पूछा गया दूसरा इंडियन ज्योग्राफी और डिजास्टर से मिला करके, भारतीय मौसम विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए चेतावनियों के लिए रंग संकेत दिए जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल है। इसमें क्या पूछा गया, जैसे अभी बताइए, अभी जो मौसम चेंज हो रहा था, बहुत बारिश हो रही थी, तो मौसम विभाग सबसे पहले कौन सा कलर का अलर्ट जारी करता है, हल्का फुल्का येलो अलर्ट। येलो में मतलब है कि बारिश में कोई आपदा आ सकती है, सावधान रहिए। उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड, ग्रीन तो जारी करती नहीं, सब कुछ ग्रीन है। यही से क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत डेंजरस नहीं होता। यहां पूछा पवन ऊर्जा, जो हमने कहा था ऊर्जा, पवन ऊर्जा से क्वेश्चन पूछा गया, क्या संभावनाएं क्या चुनौतियां हैं, सीधा सीधा प्रश्न होता है। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी से था ऐसे प्रश्न। अब देखिए, पारिवारिक संबंध पे वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन कीजिए। ये क्वेश्चन लिखना चुनौतीपूर्ण है। वर्क फ्रॉम होम में पारिवारिक संबंधों पर असर की छानबीन कीजिए। छानबीन मतलब समझ रहे हो, खतरनाक चीज है ये। पति भी घर पे, पत्नी भी घर पे, 24 घंटा सामने, बहुत सालों से रहते नहीं थे, क्या लिखोगे? इसे जो सर पढ़ा रहे हैं ना, वो अपने अपने हिसाब से व्याख्या करेंगे, उनके साथ कैसा गुजरा उसके हिसाब से दिमाग चलेगा। इसमें ईमानदार होना बहुत मुश्किल है। नहीं, चट्टान में क्या करेंगे, चट्टान तो फिक्स है, रंग फिक्स है, ज्योग्राफी में नंबर बहुत अच्छे लाया जा सकते, फिक्स होता है। उपभोक्ता संस्कृति ये सब छोड़िए, जनजाति समुदाय, ये क्वेश्चन ठीक है। राजनीतिकरण, भारतीय परंपरा संस्कृति, भारतीय मिथक, ये था समुद्री जलधारा और मत्स्य उद्योग से जोड़कर पूछा गया। ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी से, और हर साल 9-10 आते ही आते हैं। 10 भी 9 तो कम से कम रहते हैं हर साल का क्वेश्चन। देखिए, समुद्री जलधारा चैप्टर समुद्र विज्ञान में पढ़ाया जाता है, कैसे उत्पन्न होती है। और हम यहाँ भी आपको पढ़ाते हैं कि मछली उद्योग और समुद्री जलधारा में क्या संबंध है। जो दुनिया के प्राथमिक उद्योग को पढ़ाते हैं, मत्स्य उद्योग पढ़ाते हैं, उसे मैं इसको डायग्राम बनाकर अच्छे से पढ़ाया भी था। तो क्वेश्चन यहाँ भी मार्क्स लाने वाले क्वेश्चन है बहुत। रबर वाला जो क्वेश्चन हमने कहा था, रबर उत्पादक देशों का वितरण बताइए और क्या क्या मुद्दों का सामना करना पड़ता है पर्यावरणीय, वह बताइए। ये भी इजी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन इजी ही है, लेकिन इजी तब है जब हम चैप्टर को सब पढ़े होते हैं। चुनौतीपूर्ण नहीं है। मैं कह रहा हूँ 10 में से 5 अंक लाने की समस्या नहीं है, 10 में से 5 आप ला सकते हो, ईमानदारी से लगातार पढ़ेंगे तब। ये बड़ा कमाल का प्रश्न था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और अस्थल संधि के महत्व को बताएं। जल संधि जो 2 समुद्र को, सागरों को जोड़ता हो, और अस्थल संधि जो 2 लैंड को जोड़ता है, अलग करता हो, जैसे पनामा अस्थल संधि, सुएज मार्ग, ऐसे क्वेश्चन। मैं फिर आऊंगा क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन इजी हैं आपके। क्षोभ मंडल की विशेषता, कैसे वायुमंडल को प्रभावित करता है, ये वाला क्वेश्चन हमने कहा था। अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण और नए तकनीकी रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में समझाएं। तो ये देखिए ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी, कितना हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, एक कुछ छूट गया, 9 है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। हाँ, ये ना दक्कन ट्रैप है, तो भूल गया, ये भी ज्योग्राफी। दक्कन ट्रैप पहले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की भूगर्भिक संरचना में दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा करें। कितना इजी क्वेश्चन है, रेंज का क्वेश्चन, आपको याद रखना है। तो हमारे साथ हमारे हिस्से की ईमानदारी हो जाएगी, चिंता नहीं करना है, लेकिन घर में जाकर पढ़ना है। और 2-3 चीज और समझ लीजिए, जैसे कुछ बेसिक्स क्लास होगी तो थोड़ा दिमाग शांत रख के पढ़िएगा। कुछ दिक्कत हो पूछ लिया कीजिए, ज्यादा दिक्कत हो तो क्लास के बाद भी आके मिल लिया कीजिए, या क्लास के पहले भी। क्लास में दिक्कत लगे एक हाथ उठा दीजिए, बहुत दिक्कत लगे 2 हाथ उठा दीजिए, है ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलिए, हाँ क्या, और वही चर्चा में आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन सुन लो, पहले सिलेबस पढ़िए ठीक से। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पेपर 3 की इकोनॉमी में है। इकोनॉमी में 3 पोर्शन है, 3 पोर्शन है, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी का सामान्य अवधारणा और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ट्रांसपोर्ट कहाँ है, इकोनॉमी में पढ़ना है। बाकी मैं भी यहाँ पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से। चलिए फिर कल मिलते हैं, और कल हम लोग आगे कहानी बढ़ाते हैं। बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक क्लास चलेगी 2 क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। 5:45 कल।